Hello students, welcome to Commerce Adda 24/7. My name is Harsh. I am your business studies mentor and today we are talking about the first chapter of business studies in class 12, that is नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया आ जाओ फटाफट से, और आज हम लोग नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, डिटेल पढ़ाई करने वाले हैं। ये एक वन शॉट की क्लास होने वाली है जहां पे आपको पूरा नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट मैं एक ही क्लास में समझा दूंगा। तो बच्चों इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं, जैसे कि अपना फोन बिल्कुल चार्ज कर लेना, क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है, ईयरफोन लगा लेना एंड कॉपी पेन निकाल लेना। क्या कह रहे हो, निकाल लिया है? चलो भाई, तो फटाफट से बेटा कॉपी पेन निकालने के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो हाइलाइटिंग पॉइंट्स होंगे वो आपको नोट करते जाना है। जो पॉइंट वाइज में चीजें आपको बता रहा हूं वो आपको नोट करते जाना है। फायदा इसका कहां मिलेगा? पेपर से कुछ वीक्स पहले, कुछ महीने पहले जो तैयारी होती है वो अपने नोट से होती है, वो किसी किताब से नहीं होती है। तो नोट्स को बनाते चले, नोट्स को बिल्कुल ना छोड़ें। यही नोट्स आपके काम आएंगे, यही निमोनिक्स आपके काम आएंगे जो मैं आपको क्लास में समझाने या बताने वाला हूं। तो बच्चों चलो देख लेते हैं सबसे पहले यार ये मैनेजमेंट क्या होता है। तो बच्चों देखो क्या है ना कि आप, ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है मैनेजमेंट, और ये आपने कई बार बोला होगा। मान लो आप कहीं घूमने जा रहे हो और आपने अपने दोस्त को बोला कि यार आज तेरा ना मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, हम घूमने तो चले आए लेकिन मजा नहीं आई। अब मैनेजमेंट अच्छा नहीं का क्या मतलब है? काम हुआ प्रॉपर तरीके से, आप घूमने गए, पैसा भी खर्च हुआ होगा और खाना पीना भी खाया होगा, ट्रेवलिंग भी खर्च हुआ होगा, मगर यार दोस्त यार मजा नहीं आई। अपने दोस्त से आपने क्या बोला? यार मजा नहीं आई, मैनेजमेंट नहीं अच्छा है तेरा। शादी में जब आप जाते हैं और खाना भी खा लिया, खाना खाने के बाद लोग कंप्लेन करते हैं यार मैनेजमेंट शादी का अच्छा नहीं है, तो उनके कहने का क्या मतलब है कि शादी का डेकोरेशन अच्छा नहीं हो सकता है, या शादी का खाना अच्छा नहीं हो सकता है, या मैनेजमेंट, या बोले तो कोई और चीज उनको पसंद नहीं आई होगी, जैसे बहुत दूर रख ली हो शादी, शहर से थोड़ा दूर है तो आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, तो मैनेजमेंट में मजा नहीं आई, ऐसा लोग बोलते हैं आम भाषा में अगर देखा जाए। अब मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो बहुत सारे उसमें इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सारी सिचुएशंस में इसको इस्तेमाल करते हैं लोग अपने अपने हिसाब से। ठीक है, मैनेजमेंट आप इतना समझो बच्चों कि मैनेजमेंट एक ऐसा वर्ड है जो हर सिचुएशन में लोगों को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हेल्प करता है। अगर लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट और अच्छा होता तो शादी और अच्छी होती, इससे क्या मतलब है कि शादी हो गई, ऑब्जेक्टिव तो अचीव हो ही जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव करना है, मतलब कि ऐसा अचीव करना है जैसा पहले कभी किसी ने ना किया हो। दोस्त के साथ घूमने तो चले गए, लेकिन मैनेजमेंट इतना अच्छा होना चाहिए कि पूरा मजा आ जाए ट्रिप का, कि हाँ भाई जो मैं घूम के आया हूं वो मतलब मजा आ गई यार, मेरे को पूरे पैसे मेरे वसूल हो गए। अगर आप बिजनेस की बात करते हो तो आप मैनेजमेंट वहां भी करते हो। किसमें करते हो मैनेजमेंट? सबसे पहले आप प्लान करते हो कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। अब मान लो आपका ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से आपका ऑब्जेक्टिव है 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करना और उसको बेचना मार्केट में। अब हो सकता है कि आप बिना मैनेजमेंट के भी ऑब्जेक्टिव अचीव कर लो, हो सकता है कर लो। मैनेजमेंट के बिना, जैसे भैया जहां पे ऑब्जेक्टिव 1 महीने में अचीव होना होगा, आपका ऑब्जेक्टिव 1 साल में अचीव होगा। आपने देखा भी होगा सरकारी स्कीम्स में ऐसा होता है, जो पुल 1 महीने में बनना होता है वो 2 साल में भी नहीं बन पाता है, जबकि अगर कायदे से लग जाए लेबर उसमें काम करने के लिए तो वो पुल 1 महीने में बन जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट ही नहीं है, 2 साल लग गया बनते बनते, जनता को तकलीफ हो रही है। हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, लेकिन मैनेजमेंट नहीं होगा तो वो अच्छे से अचीव नहीं हो पाएगा। अच्छे से अचीव होने का क्या मतलब है? टाइम पे अचीव होना, कम खर्चे में अचीव होना, और जो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है उसमें क्वालिटी होना, और आगे की प्लानिंग भी करते रहना, दैट इज मैनेजमेंट। समझ गए? चलो जी, तो आई होप बच्चों आपको कि मैनेजमेंट तो समझ में आ गया होगा। अब मैनेजमेंट किन चीजों का होता है ये समझते हैं। अगर मैंने आपको बताया कि भैया मैनेजमेंट जो है वो एक ओवरऑल टर्म है जहां पे आप पूरे हर चीज की मैनेजमेंट करने की बात करते हो, लेकिन अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो यहां पे मैनेज करना है किसको? भाई मैनेज, एक वर्ड निकल के आ रहा है आपके सामने, मैनेज, और ये निकल के आ रहा है मैन। आपको सबसे पहले तो लोगों को मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? आपको सबसे पहले लोगों को मैनेज करना है, मैन एंड वुमेन, लोगों को, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को। अब आप कहोगे सर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को मैनेज करने की क्या जरूरत है, वो तो अपना काम करेंगे ही, पैसा उनको मिल रहा है। नहीं भाई, कोई भी नहीं चाहता है पैसा लेके काम करना। मैं आपको बता रहा हूं, जब आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा आप खुद कहोगे कि यार सर बहुत दिक्कत है लोगों से काम निकलवाना। लोगों से काम निकलवाना में ही सबसे बड़ी मैनेजिंग पावर, जो मैनेजर की बुद्धि है वो सब उसी में खर्च हो जाती है। एम्प्लॉयज, कोई भी इंसान काम नहीं करना चाहता, ये मान के चलिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैनेज करना है लोगों से, एंड लोगों से काम निकलवाना है कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। द सेकेंड वर्ड इज टी, या आपको टी नजर आ रहा होगा। टी का मतलब है थिंग्स या चीजें। अब यहां पे थिंग्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं।
मैन एंड वुमेन में आ गए लोगों, भाई लोगों को मैनेज करना, और थिंग्स में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। क्या क्या आता है थिंग्स में वो अब देखते हैं। तो भाई सेकंड आता है मशीन। अगर मैं मशीन तो आप समझ गए होंगे भाई, कोई भी प्रोडक्शन होना है तो उसके लिए एक मशीन, जैसे कि मान लीजिए कोई प्रिंटिंग प्रेस है तो उनकी मशीन क्या हो जाएगी, जो प्रिंटर होगा वो उनकी मशीन है। तो अगर मैं किसी रिसोर्स में मशीन का डालूं तो मशीन आ जाएगा मेरा फिजिकल रिसोर्सेज में, ठीक है, फिजिकल रिसोर्सेज। ओके, अगर मैं बेटा मैन एंड वुमेन की बात करूं तो ये आ जाएगा मेरा ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब मुझे मैनेज करना है फिजिकल रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, है ना, और मनी बोले तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको इन तीन चीजों को मैनेज करना है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे मैनेज करना है लोगों को, फिर मुझे मैनेज करना है थिंग्स को यानी कि टी को। अगर लोगों को मैनेज बोलेंगे तो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को मैनेज करना है, मशीन का मैनेजमेंट बोलेंगे तो फिजिकल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, और अगर मैं मनी का रिसोर्स बोलूंगा तो मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करना है। ठीक, ये हो गया तीन। चौथा आता है मटेरियल। मटेरियल में आपका क्या हो गया भाई, रॉ मटेरियल। कौन सा मटेरियल, रॉ मटेरियल जिसके द्वारा प्रोडक्शन होगा। जैसे शर्ट बनाने के लिए कॉटन क्या है बच्चों, रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर आपका पांचवा आता है मेथड्स, वन बेस्ट मेथड टू डू अ जॉब। क्या तरीका होगा आपका काम करने का, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का, क्या तरीका आप लेके चल रहे हो। और फिर आता है आपका मार्केट। अब मार्केट में अपनी पोजीशन को बना के रखना। भाई प्रोड्यूस तो कर लिया, देखो मैन एंड वुमेन भी सब अच्छे से काम कर रहे हैं, मशीन भी आ गई, मशीन ने प्रोडक्शन भी कर दिया, रॉ मटेरियल भी अच्छे से आ गया, रॉ मटेरियल पड़ भी गया, शर्ट बन भी गई, पैसा भी मैनेज हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन भैया बेचोगे भी तो, पैसा कैसे कमाओगे, सिर्फ बना के रख दोगे पैसा कमा लोगे, नहीं। उसके लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, मार्केट को मैनेज करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन करना पड़ेगा, वेयर हाउसिंग करनी पड़ेगी, स्टोरेज करनी पड़ेगी, सामान की पैकेजिंग करनी पड़ेगी, लेबलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने हैं। ओके, ये सब आप जब कर लेंगे तो आप मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, वेल मैनेज्ड हो जाएगा, और आप क्या हो जाएंगे, एक एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनेजर हो जाएंगे। नीचे लिखा हुआ है हार्मोनाइजिंग देम इन ऑर्डर टू अचीव डिजायर्ड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इन सारी चीजों को हमें साथ में लेकर चलना है ताकि डिजायर्ड गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाए। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि मुझे ये ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा गोल है, ये अचीव हो पाए, दैट इज मैनेजमेंट। और इन सारी चीजों को मैनेज करके आप डिजायर्ड गोल्स को अचीव कर सकते हो। चलो जी, अब बात करते हैं, थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, किसका, रिसोर्सेज को। मैंने आपको बताया फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आपका ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट बेसिकली एक प्रोसेस है। अब यहां पे हम इस वर्ड को पकड़ते हैं और प्रोसेस को समझते हैं। देखिए डिटेल्ड क्लास होने वाली है, यहां पे आपको एक एक वर्ड का मतलब बताऊंगा तो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। बेटा प्रोसेस पे ही रुक जाते हैं, थोड़ा स्टॉप ले लेंगे, लूडो में स्टॉप होता है ना, स्टॉप ले लो। प्रोसेस मतलब होता है जो हमेशा चलता रहे, जो कभी खत्म ना हो, कॉन्टिन्यूअस हो, लंबे समय तक चलता रहे, तो ये होता है प्रोसेस। ऐसी चीज जो एक बार होती है उसको प्रोसेस नहीं कहते हैं, ठीक है, समझ गए बात को। ये पढ़ना क्या है, प्रोसेस है, और कहानी सुन लेना वो प्रोसेस नहीं है, वो एक दिन का काम है, वन डे एक्टिविटी है, जो आप डेली करते हो वो प्रोसेस होता है। तो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अब देखते हैं काहे का प्रोसेस है। सबसे पहला प्लानिंग करने का। प्लानिंग करने का मतलब आपको यह देखना है कि हम क्या काम करना चाहते हैं, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, हम किस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहते हैं। एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस, और फिर आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने रिसोर्सेस को। रिसोर्सेस का नाम मैंने आपको बता दिया, फिजिकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेस, ठीक है। रिसोर्सेस को आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है प्लानिंग करने का, करना क्या है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, ठीक। एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेस, आपको ऑर्गेनाइज करना है अपने रिसोर्सेस को। एंड एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स, आपको क्या करना है, गोल को अचीव करने की बात करना है। आप ये सब क्यों कर रहे हो, ये तीन झाम सारा क्यों कर रहे हो, ताकि आप गोल्स को अचीव कर पाओ, टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स। ओके जी, स्पेसिफिक गोल अचीव हो गए इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल। अब इस पूरी डेफिनेशन को हम जरा एक साथ पढ़ते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग द रिसोर्सेज एंड एक्टिविटीज। प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया रिसोर्सेज को, एक्टिविटीज को, ताकि स्पेसिफिक गोल्स अचीव हो पाए इन द बेस्ट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर पॉसिबल। अब बच्चों ये इफेक्टिव और एफिशिएंट आपके दिमाग में खटा भरा होगा कि भाई सर ने यहां तक बता दिया, ये नहीं बताया,
इसमें एक चीज और छूट रही है, दैट इज स्पेसिफिक गोल्स। बेटा स्पेसिफिक गोल्स का मतलब यह है कि जो आपने पहले से सोच के रखे हैं। कहां सोचोगे? प्लानिंग में सोचोगे, जो आपने पहले से सोच के रखे हैं। और इफेक्टिव एफिशिएंट का जो मतलब है वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक वही है कि इफेक्टिव क्या होता है, एफिशिएंट क्या होता है। इतना समझ लीजिए कि अच्छे होने की दो डेफिनेशन है, एक इफेक्टिव एक एफिशिएंट। कंफ्यूज? रुकिए थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं। देखो बेटा, मान लो अपने आप को मैनेजर समझो, ये मत समझो कि मैं पढ़ा रहा हूं, समझ लो कि तुम मैनेजर हो और मेरी आवाज अगर कानों तक जा रही है तो समझ लो कि तुम मैनेजर हो। तो मैं अपने आप को मान लेता हूं, आप अपने आप को मान लो कि आप एक मैनेजर हो। अब आपको मान लीजिए 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने का काम दिया गया, 1000 यूनिट, 1000 यूनिट्स इन अ मंथ, और कॉस्ट लगनी चाहिए 100 रुपए। ठीक है, आप एक मैनेजर हो, आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने का काम दिया गया, कॉस्ट लगनी चाहिए 100 रुपए, टाइम दिया गया 1 मंथ का। अगर आप अपने टाइम को, अगर आप अपने काम को, ऑब्जेक्टिव को टाइम पे अचीव कर लेते हो तो आपको कहा जाएगा कि यू आर एन इफेक्टिव मैनेजर। अगर आप टाइम को छोड़ो, पैसे में कंप्लीट कर लेते हो, 100 रुपए बताया, तो अगर 100 रुपए में आप 1 यूनिट बना लेते हो तो आपको कहा जाएगा एफिशिएंट मैनेजर। ठीक है, मतलब अच्छे होने की दो डेफिनेशन है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। अगर आप टाइम पे भी खत्म करते हो और पैसे भी बचा लेते हो तो आपको कहा जाएगा इफेक्टिव एज वेल एज एफिशिएंट मैनेजर, मतलब इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर। ठीक है, चलो, तो मतलब कि आपको क्या करना है, आपको अपने स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करना है इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर पॉसिबल, सस्ते से सस्ता, कम से कम समय में। चलिए अब बेटा देख लेते हैं कि दो महान लोगों ने मैनेजमेंट की क्या परिभाषा दी है, क्या डेफिनेशन दी है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट, लो भैया, हैरल्ड कुंट्ज ने पहले ही कह दिया कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक कला है। क्या है? कला है। मैनेजमेंट एक आर्ट है। अच्छा, यहां ये यही सेम चीज अपने एफडब्ल्यू टेलर भी कह रहे हैं यहां पे कि मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। तो यहां तक तो दोनों कॉमन हो गया, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू एंड विद द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। हैरल्ड कुंट्ज कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एक कला है काम निकलवाने की, ऑफ गेटिंग थिंग्स, काम निकलवाने की, थ्रू अदर्स एंड विद द पीपल, और किससे काम निकलवाना है? जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं। सर इस लाइन का क्या मतलब हुआ ये बताइए। देखो बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, यहां पे समझ लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा जो आपका प्रोडक्शन करेगा, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये आपकी मार्केटिंग कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन में बेटा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी होगा, सेल डिपार्टमेंट भी होगा, परचेज डिपार्टमेंट भी होगा। अब ये सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग लोग होंगे, प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करेंगे, परचेज वाले रॉ मटेरियल खरीद के लाएंगे, सेल डिपार्टमेंट वाले बेचेंगे, मार्केटिंग वाले एडवर्टीजमेंट वगैरह करेंगे। तो इसको हम एक ग्रुप कह सकते हैं। तो अब समझ में आया आपको, हैरल्ड कुंट्ज कह रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक कला है लोगों से काम निकलवाने की, विद द पीपल इन द फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, जो लोग फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप में ऑलरेडी डिवाइडेड है, हमको सिर्फ उनसे काम निकलवाना आना चाहिए, दैट इज मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू हैरल्ड कुंट्ज। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा सर, अगर मैनेजमेंट का मतलब होता है काम निकलवाना, तो ये मैनेजर क्या करते हैं? बेटा मैनेजर ही तो काम निकलवाते हैं ना, एंड सारा काम तो कंपनी का मैनेजर कर नहीं देगा अकेले, तो इसलिए वो लोगों से काम करवाता है प्रॉपर तरीके से, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाए, इस फोकस में रख के इस बात को। बेटा एफडब्ल्यू टेलर की बात करता हूं। एफडब्ल्यू टेलर ने भी कहा कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, लेकिन थोड़ा सा इनका डिफरेंस हो गया। इन्होंने सबसे पहले कहा, इन्होंने थोड़ा और डिटेल में बात बताई, हैरल्ड कुंट्ज से थोड़ा डिटेल में चले गए ये अपने एफडब्ल्यू टेलर। इनका ये कहना था कि मैनेजमेंट एक आर्ट है ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू। मैनेजमेंट इस चीज की आर्ट है कि सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। अब जैसे कि बच्चों, आप अपना एग्जांपल ले लो, बहुत से बच्चे यहाँ पे होंगे जो पढ़ रहे होंगे, वन शॉट देख रहे होंगे, क्लासेस को ले रहे होंगे, बट दे हैव नो एम टू अचीव, दे हैव नो एम टू अचीव। उन्होंने 12th क्लास में आने के बाद पीछे मुड़ के एक तो देखा नहीं कि मेरे कितने नंबर आए थे, क्या हुआ था मेरे साथ पास्ट ईयर्स में, और ना ही उनका आगे कितना जाना है, ना ही उनको ये पता है, ना ही उनका आगे का विचार है। आगे 90% लाना है, 95 लाना है, 85 लाना है, 80 लाना है, कॉलेज में जाना है, यूनिवर्सिटी में जाना है, करना क्या है लाइफ के साथ, अभी तक बहुत से बच्चों को क्लियर नहीं होगा। अभी तक उनका जैसे तैसे 12th कट रहा होगा और अभी उनको आइडिया भी नहीं होगा कि मुझे आगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो एफडब्ल्यू टेलर ने कहा कि मैनेजमेंट तो बाद में करोगे, मैनेजमेंट तो एक कला है ही, सबसे पहले क्या जानो कि तुम्हें चाहिए क्या, व्हाट यू वांट टू डू। एक मैनेजर को यह जानना चाहिए कि वो चाहता क्या है, व्हाट यू वांट टू डू, एंड देन सीइंग, और फिर देखो कि वो उस काम को कर रहे हैं या नहीं। तुम्हें नहीं करना है काम, तुम्हें काम करवाना है, दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे, कि दैट दे डू इट, समझ रहे हो,
दे डू इट, दे का मतलब कौन है यहां पे, दे का मतलब है वर्कर्स या एम्प्लॉइज, दे का मतलब है बच्चों वर्कर्स या एम्प्लॉइज। तो भैया FW टेलर कह रहे हैं कि दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे अकॉर्डिंग टू FW टेलर। आप लोग को अब मैनेजमेंट तो समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट क्या होता है, देखना कि पहले आपको चाहिए क्या है और फिर ये देखना कि काम आपके लिए कौन करेगा। बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ओके जी, इफेक्टिवनेस पे आते हैं। देखो बेटा, इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब ऑन टाइम नो मैटर व्हाट इज द कॉस्ट। सीधी सी बात है, आपको अपने जॉब को टाइम पे खत्म करना है, खर्चा कितना हो रहा है कोई मतलब नहीं है उससे। आपको अपने काम को टाइम पे खत्म करना है, कितना खर्चा हो रहा है कोई मतलब नहीं है, नो मैटर वॉट एवर इज द कॉस्ट। खर्चा देखना ही नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ टाइम देखना है अगर आपको अपने आप को इफेक्टिव कहलवाना है। यहां पे देखते हैं, इट रिफर्स टू कंप्लीट द जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। कह रहे हैं कि भैया अब आपको यहां पे कॉस्ट देख के चलना है, टाइम थोड़ा ज्यादा लग भी जाए, 1 महीने का 2 महीना हो जाए, लेकिन पैसा बचा के चलना इंपॉर्टेंट है। कहां पे, एफिशिएंसी में। अगर आप पैसा बचा लोगे तो आपको कहा जाएगा कि यू आर एन एफिशिएंट मैनेजर। ठीक है, जॉब इन द कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यहां पे टाइम इफेक्टिव मैनर, वहां पे कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव एंड रिजल्ट्स ऑन टाइम। यहां पे ऑब्जेक्टिव क्या है कि एंड रिजल्ट अचीव हो सके सही समय पे, जबकि यहां पे ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट बेनिफिट देखना। कॉस्ट बेनिफिट समझ रहे हो कि हमने 100 रुपए लगाया तो हमको 200 मिला या 110 मिला। फायदे की चीज क्या है कि 200 मिल जाए, तो अगर 200 मिला तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आपका हो गया एंड आप फायदे में हो, आप एफिशिएंट हो। ठीक है, मेन कंसीडरेशन यहां पे क्या है, समय। अगर आप समय पे अपने काम को खत्म करते हो तो आपको इफेक्टिव कहा जाएगा। अगर आप समय पे खत्म नहीं करते हो और आप सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट का ध्यान रखते हो तो आपको एफिशिएंट कहा जाएगा। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया ऑलरेडी, तो ये हुआ बच्चों इफेक्टिव और एफिशिएंट। और इफेक्टिवनेस भी जरूरी है, एफिशिएंसी भी जरूरी है। अगर मैं इसको कॉमन लाइफ से जोड़ूं तो बेटा इन दोनों के बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए। मतलब आपको ना बहुत ज्यादा इफेक्टिव होना है ना बहुत ज्यादा एफिशिएंट होना है, आपको दोनों बनना पड़ेगा। ठीक है, दोनों बनना पड़ेगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि भैया इतने भी सीधे मत बनो कि लोग तुम्हें जो है बेवकूफ बना डालें, तो कुछ लोग कहते हैं कि इतने चालाक भी नहीं बनना चाहिए कि किसी को धोखा दे दो। तो ना चालाक बनो ना सीधे बनो, दोनों के बीच में बनो। जरूरत आने पे सीधे हो जाओ और जरूरत आने पे चालाक बन जाओ। ठीक है, ताकि कोई आपका फायदा भी ना उठा पाए और आपका फायदा भी होता रहे। तो सीधा भी उतना ही हो और चालाक भी होता हो, 50-50। ठीक है, चलो भाई, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भैया इफेक्टिवनेस भी आपको देखना है, समय पे खत्म करना है। समय पे नहीं खत्म हुआ तो कहते हैं ना टाइम इज मनी, तो समय पे नहीं खत्म हुआ तो और नुकसान हो सकता है। हाँ, कॉस्ट थोड़ा बहुत इधर उधर हो गई तो चलो कोई बात नहीं, हाँ लेकिन ज्यादा कॉस्ट भी इधर उधर नहीं हो सकती। 1000 का सामान था 50,000 में खरीद के लाए, नॉट एक्सेप्टेबल। 1000 का सामान था 1100 में ले आओ, कोई बात नहीं, 100-200 रुपए देखा जाएगा। ठीक है, तो यहां पे बेटा ये हो गई बात। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, चलिए। तो ये पीडीएफ जो है बच्चों ये आपको मैं दे दूंगा। क्या करना है आपको, हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे, वहां पे आपको हमारी सारी क्लासेस के लिंक्स मिल जाएंगे एंड उनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अमन सर हो, चाहे कोई भी अदर टीचर हो, वहां पे आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की। देखो बेटा चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसलिए कुर्सी की पेटी बांध के रखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहला आता है मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब मैनेजमेंट बात करता है गोल को अचीव करने की। आप लोग 4 दोस्त इकट्ठा हुए, चाय पानी पी रहे हो, बदमक्खन खा रहे हो, मैगी खा रहे हो, दैट इज नॉट मैनेजमेंट। अगर आप वहां पे जाके कोई गोल को अचीव करने की बात करते हो तो वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में आएगा। तो मैनेजमेंट ये कहता है कि भैया गोल को अचीव करो एनी हाउ। ठीक है, और प्राइमरी पर्पस यही है मैनेजमेंट का कि इनके जो डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके। ठीक है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, डिफाइंड मतलब जो पहले से सबको पता है। द प्राइमरी पर्पस इज टू मीट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, इट इंश्योर द टास्क असाइन्ड आर कंप्लीटेड ऑन टाइम। इंश्योर करता है मैनेजमेंट कि जो टास्क सबको मिले हुए हैं वो समय पे अचीव हो जाए। नोबडी फेसेस बॉटलनेक्स व्हाइल परफॉर्मिंग द टास्क। कोई भी ऐसा इंसान ना हो कि आज शाम को 6 बजे करके दे रहा है और शाम के 5 बज रहे हैं, अब 1 घंटे में काम करना है। ऐसी सिचुएशन इंडस्ट्री में, आपकी कंपनी में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इनका मेन काम क्या है, प्राइमरी काम क्या है मैनेजमेंट का, कि गोल अचीव हो, दैट इज आवर मेन कंसर्न। मैनेजमेंट इज ऑलवेज नेसेसरी व्हेन इट कम्स टू मीटिंग गोल्स फॉर एनी टाइप ऑफ साइज और
टाइप और साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट हर जगह जरूरी है जहां पे भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की बात कही जाएगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप की हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी साइज की हो। ठीक है बच्चों, चलो फिर आते हैं मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट ऑल परवेसिव है। मैनेजमेंट जो है हर जगह देखा जाता है। कहा मतलब कहते भी हैं कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। अगर किसी चीज से आप मैनेजमेंट निकाल देते हो तो वो चीज जीरो हो जाती है, माइनस में चली जाती है। मैनेजमेंट हर जगह, हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो बिजनेस करने वाली ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी में ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, चाहे आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, चाहे आप एनजीओ खोल के बैठे हो, हर जगह पॉलिटिक्स की बात कर लो, गवर्नमेंट बनानी है उसकी बात कर लो, घर में खाना बनाना है उसकी बात कर लो, खुद की पढ़ाई करनी है तुम उसकी बात कर लो, पढ़ाना है तुम उसकी बात कर लो, हर जगह मैनेजमेंट कंपलसरी है। मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। बिना मैनेजमेंट के आप एक कदम मार्केट में आगे नहीं उठा सकते। तो कहा जा रहा है कि एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज नथिंग और जीरो। अगर आप किसी चीज से मैनेजमेंट को हटा देते हो तो उसमें से कुछ बचता ही नहीं है। एनीथिंग मीन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस एक्टिविटी किसी भी तरीके की, पैसा कमाओ मत कमाओ जो भी है। एंड नॉन बिजनेस एक्टिविटी, भैया नॉन बिजनेस एक्टिविटी कहने का मतलब यह है कि अगर मम्मी हमारे लिए घर में खाना बनाती है, मान लीजिए मम्मी मेरे लिए घर में खाना बनाती हैं, तो हमारी जो मम्मी है वो एक नॉन बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, मुझसे कोई पैसा नहीं ले रही है, कोई बिजनेस नहीं कर रही है। हाँ, मम्मी अगर खाना बनाती है और उसको मार्केट में बेच देती हैं तो वो हो जाता है आपका बिजनेस एक्टिविटी। तो चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो, हर तरीके की एक्टिविटी में मैनेजमेंट चाहिए ही चाहिए। मैनेजमेंट हर तरीके की एक्टिविटी में चाहिए, इसीलिए मैनेजमेंट को परवेसिव या यूनिवर्सल बोला जाता है। हेंस मैनेजमेंट इज नोन एज परवेसिव और यूनिवर्सल। अब बात करते हैं बच्चों मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे आप जरा देखिए, मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटी है। मैनेजमेंट कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ऑब्जेक्टिव बदलते रहते हैं। एक ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, दूसरे ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हो, दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, तीसरे ऑब्जेक्टिव पे चले जाते हो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कभी रुकेंगे नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कभी रुकेगा नहीं, इसीलिए मैनेजमेंट भी हमेशा चलता रहेगा। मैनेजमेंट नेवर एंड्स। सबसे पहला वर्ड तो ये हो गया कि नेवर एंड। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ये लिख देना है आपको दो वर्ड। इट नीड्स टू अकर एट ऑल टाइम्स। हर समय मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। अब कुछ फंक्शंस है मैनेजमेंट के, वो आपको साइमल्टेनियसली परफॉर्म करने पड़ेंगे। फंक्शन के बारे में बता दूं तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, 5 फंक्शन है आपके मैनेजमेंट के। और कोऑर्डिनेशन आता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट में। As an ongoing process, management activities continues until the organization dissolved। और बेटा एक ongoing process है, मैनेजमेंट तब तक चलता रहता है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज कंटिन्यूज टिल द ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व। मैनेजमेंट तब तक चलता रहेगा जब तक ऑर्गेनाइजेशन ठप ना पड़ जाए, जब तक ऑर्गेनाइजेशन बैठ ना जाए। कहने का मतलब है जब तक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बंद होगी, वाइंडिंग अप नहीं होगी, तब तक मैनेजमेंट चलता रहेगा। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, इज द नेक्स्ट फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखते हैं भाई यहाँ पे ग्रुप एक्टिविटी का क्या मतलब है। देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी मैनेजर एक काम को अकेले नहीं कर सकता है, उसके लिए उसको अपनी टीम की जरूरत होती है। अगर मैं इंडियन क्रिकेट टीम का एग्जांपल लूं तो बेटा विराट कोहली, रोहित शर्मा चाहे कि मैं अकेले ही बैटिंग कर लूं, अकेले ही बॉलिंग कर लूं, अकेले ही फील्डिंग कर लूं और अकेले ही विकेट कीपिंग भी कर लूं, अकेले ही अंपायरिंग भी कर लूं, तो क्या उनकी टीम जीत जाएगी? नहीं जीतेगी। उसके लिए उनको एक पूरे टीम की जरूरत है, अकेले नहीं कर पाएंगे वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, इसी वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है लीडर्स के अंदर, मैनेजर्स के अंदर एंड टीम मेंबर्स के अंदर। लीडर, मैनेजर्स एंड टीम मेंबर्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु कंज्यूमेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी एक सिंगल बंदे का काम नहीं है मैनेजमेंट, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जी जान से लगा रहे। द नेक्स्ट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। बेटा मैनेजमेंट के 3 चेहरे होते हैं, एक सिक्के के 2 चेहरे होते हैं ना, हेड और टेल्स, वैसे ही मैनेजमेंट के 3 चेहरे होते हैं। मैनेजमेंट को 3 चीजों पे फोकस करना है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ठीक है, ओके जी। वर्क में क्या देखते हैं? काम को देखते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब जो एक्टिविटीज हैं वो डेली बेसिस की जो चल रही हैं वो प्रॉपर तरीके से चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। फिर हम पीपल में देखते हैं, लोगों को मैनेज करते हैं। एंड ऑपरेशंस में जो ऐसे काम हैं जो इन प्रोसेस हो रहे हैं, मतलब WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, जैसे कोई बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसके लिए अगर हमको कोई ऑपरेशन करना है या डे टू डे एक्टिविटीज की भी बात की जाए तो वहां पर भी आपको मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा।
फिर आते हैं भाई आपका, ये देखो अभी हमारे 5 फीचर हो गए। मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। अब बच्चों बात करने वाले हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। देखो यार मैनेजमेंट, पहले सबसे पहले समझते हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या होता है। टेंजिबल वो चीज होती है जिसको छू सकते हैं, जैसे कि बेटा ये पेन है तो ये टेंजिबल है, हम इसको छू सकते हैं एंड इसको देख भी सकते हैं। इंटेंजिबल इसका जस्ट उल्टा, जिसको ना छू सके ना ही देख सके। जैसे हमारा मन, दिल की बात की जाए, हार्ट की बात की जाए, लोग कहते हैं दिल से मत सोचो, दिल विल कुछ नहीं होता, हार्ट होता है, उसका काम है पंप करना ब्लड को, बाकी होता है मन। ठीक है, वो कहते हैं मन के हारे हार और मन के जीते जीत, दिल के हारे हार नहीं, ठीक है, मन के हारे हार। तो भैया एक है आपका जो दिल है उसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं मन की बात करूं तो मन को आप ना छू सकते हो ना देख सकते हो। मन आपका खुश है तो आप खुश है, मन अगर खुशी नहीं है, खुश नहीं है, दुखी है तो आप भी दुखी है मतलब। तो भैया आप उसका अनुभव कर सकते हैं, छू या देख नहीं सकते हैं मन को। आप इस पेन को छू या देख सकते हैं, ये इंटेंजिबल है। हमारा मन इंटेंजिबल है, जिसको छुआ या देखा नहीं जा सकता है, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, जैसे अच्छा बुरा, सुखी दुखी, न्यूट्रल, ठीक है, ना सुखी ना दुखी। इट इज एन इंटेंजिबल इन इट इज इंटेंजिबल दैट इट कैन नॉट बी सीन बट फेल्ट। कहा जा रहा है कि इंटेंजिबल मैनेजमेंट है क्योंकि ना मैनेजमेंट को देख सकते हैं ना मैनेजमेंट को छू सकते हैं, मैनेजमेंट को सिर्फ और सिर्फ फेल्ट कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये एक थॉट रिलेटेड प्रोसेस है, यहां पे आपको विचारों में गति आएगी, ये आपको सोचना पड़ेगा मैनेजमेंट और करना पड़ेगा। अच्छा, अब मैनेजमेंट को देख नहीं सकते हैं तो ये कैसे पता लगाएंगे कि जो मैनेजमेंट हमने किया वो गुड था या बैड था। तो मैनेजमेंट गुड था या बैड था ये रिजल्ट से पता लगेगा ना भैया। अगर ऑब्जेक्टिव अचीव हो गए, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो मतलब मैनेजमेंट अच्छा था, अगर खराब आया तो खराब था। जैसे बच्चे का जो पूरा साल है वो कैसे जज होगा, रिजल्ट के बेसिस पे। भाई बच्चे ने क्लास 12th में 95 प्लस लाया तो इसका मतलब है पढ़ा था और उसका पढ़ने का स्ट्रेटेजी भी अच्छा था, मतलब मैनेजमेंट भी अच्छा था। बच्चे ने 50% नंबर लाया, 40% नंबर लाया तो इसका सीधा सा मतलब है बच्चे ने पढ़ा ही नहीं था, ना ही मैनेजमेंट अच्छा था ना ही उसका हार्डवर्क। तो अच्छा है या बुरा है मैनेजमेंट ये कैसे पता लगेगा, रिजल्ट से पता लगेगा। द रिजल्ट ऑफ अ गुड और बैड मैनेजमेंट कैन बी सीन थ्रू रिजल्ट्स। इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल with a well known structure that can take action when objectives are not achieved। ऑर्गेनाइजेशन में एक स्ट्रक्चर होता है लोगों के काम करने का, एक स्ट्रक्चर होता है सामान को रखने उठाने का। मैनेजमेंट इन सभी स्ट्रक्चर्स का ध्यान रखता है एंड ये पूरा स्ट्रक्चर मैनेजमेंट हेल्प करता है लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। When objectives are met by employees, it shows the management of an organization is efficient। जब ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं एम्प्लॉइज से तो हमारा मैनेजमेंट इफेक्टिव और एफिशिएंट कहलाता है। द लास्ट पॉइंट इज, आई थिंक दिस इज द 7th पॉइंट, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। बेटा मैनेजमेंट क्या है, एक डायनेमिक फंक्शन है। मैनेजमेंट हमेशा बदलता रहेगा, क्या होगा, हमेशा बदलता रहेगा। मैनेजमेंट स्थिर नहीं है, अस्थिर है। क्या नहीं है, स्थिर नहीं है, अस्थिर है, ठीक है। मतलब मैनेजमेंट जो है हमारा वो बदलता रहेगा। क्यों मैनेजमेंट बदलता रहेगा, क्योंकि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो भी हमेशा बदलता रहेगा। अब आप देखिए कि भाई पहले के जमाने से आज के जमाने में बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। जैसे कि अपने ये जो आत्माराम तुकाराम भिड़े हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, वो भी कहते हैं कि हमारे जमाने में, ठीक है, ऐसे ऐसे होता था, वैसे वैसे होता था। आज के जमाने में चीजें बदल गई हैं। पहले लोगों के पास एक पार्टी वियर ड्रेस हुआ करती थी, एक स्कूल की होती थी, एंड थोड़ा कैजुअल रख लो तो घर का रख लो। आज की डेट में आप देखिए आपका वार्डरोब भरा होगा कपड़ों से, ठीक है, आपकी परचेजिंग पावर भी बढ़ रही है, फैशन इंडस्ट्री में बूम भी आ रहा है, फैशन बदलता भी रहता है, तो कभी कोई चीज फैशन में, कभी कोई चीज फैशन में। आप मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन जो फैशन ब्रांड है, जो कपड़ों में या टेक्सटाइल में डील करती है, उसके लिए फैशन को समझना कितना चैलेंजिंग जॉब है, कितना चैलेंजिंग जॉब है। और खासकर मैं बात करूं तो विमेन फैशन को देखो, लड़कों का क्या है, एक टी शर्ट डाली, एक जीन्स डाली, एक स्नीकर डाला, व्हाइट या ब्लैक या ग्रे, और चल दिए। और टी शर्ट नहीं हो गई तो चलो शर्ट हो गई, कैजुअल की बात की जाए। लेकिन अगर मैं विमेन्स फैशन की बात करूं तो भैया मतलब बात ही नहीं कर सकता मैं, तो वो इतना लंबा और लेंदी टॉपिक है, ठीक है, बहुत डिबेटेबल टॉपिक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में भाई साहब, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन फैशन ब्रांड में डील कर रहा है तो उसके मैनेजमेंट को अपने आप को बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बदलेगा नहीं तो फेल हो जाएगा। क्योंकि फैशन इतना
जल्दी जल्दी रैपिडली चेंज हो रहा है. It has to be done. It has to be a dynamic function because external factors such as social, political, environmental, legal and technological keep changing. बेटा इन्वायरमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, वो आपको बिजनेस इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में वन शॉट में पढ़ने को मिलेगा. अभी हमारा चल रहा है नेचर एंड सिग्निफिकेंस, फिर हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और फिर हम पढ़ेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट. वहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सारे फैक्टर्स. इतना समझ लो कि सोसाइटी का फर्क, पॉलिटिकल पार्टीज का फर्क, दुनिया समाज का फर्क, लीगल फर्क मतलब कानूनी दांव पेच और टेक्नोलॉजी का फर्क पड़ता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. और एक ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को अपने आप को बदलना पड़ता है इस इन्वायरमेंट के साथ साथ. दैट इज वाई मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन. मैनेजमेंट को हमेशा अलग अलग डिसीजन लेने पड़ेंगे, अलग अलग फैसले हो गए, अलग अलग लोगों को लाना पड़ेगा, अलग अलग तरीके निकालने पड़ेंगे काम को अच्छे तरीके से करने की. ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी. और अब बात करते हैं, ये कुछ लिस्ट डाउन है फीचर्स, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो. UGCMGDI, ठीक है, यूनिवर्सल गोल ओरिएंटेड. यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में मैनेजमेंट फैला हुआ है, चाहे वो बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे वो नॉन बिजनेस एक्टिविटी हो. गोल ओरिएंटेड की बात की जाए तो सिर्फ गोल को अचीव करने की बात करता है. कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है. 3 चेहरे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस. इन मैनेजमेंट एज अ मल्टी डायमेंशनल. मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, किसी एक आदमी के बस की बात नहीं है. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग रिसोर्सेज हैं. ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना टारगेट है. डायनेमिक फंक्शन है, हमेशा बदलता रहता है. इनटैंजिबल फोर्स है, जिसको देखा या सुना नहीं जा सकता है, इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं. ठीक है जी, चलिए, तो ये हो गया हमारा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. और अब बात करने वाले हैं हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की. अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बड़ा इजी टॉपिक लगेगा आपको, क्योंकि इतना ज्ञान दे दिया है मैंने आपको थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पे कि आपको मजा आ जाएगी. तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बच्चों बात करते हैं. सबसे पहला, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग गोल. गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट हेल्प करता है. कॉमन डायरेक्शन और कॉमन गाइडेंस प्रोवाइड करता है. ठीक है भाई. Management helps the organization in achieving the goals. The role of a manager is to provide guidance and direction to the individual efforts. ठीक है, अलग अलग लोगों को गाइडेंस देना है ताकि उनके एफर्ट्स मिलके ऑर्गेनाइजेशनल के गोल को अचीव कर सके. इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी. अगर मैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने की बात करूं तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस बाय इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी. बेटा मैनेजमेंट से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कम समय में ज्यादा काम करना. कैसे बढ़ेगी, जब आपकी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ये सारी चीजें अच्छी होंगी. मतलब जब आप अपने मैनेजमेंट के फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करोगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी लेवल भी बढ़ेगा. ठीक है, चलो जी अगला नेक्स्ट बात करते हैं. हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन. मैनेजमेंट का काम होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक बनाया जाए, एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते रहना सिखाया जाए. ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को ढाल ले, अपने आप को बना ले. ठीक है, समझ गए. चलो जी, हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव. देखो बेटा, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग एजुकेशनल एक्सपीरियंस के, एजुकेशन सबकी अलग अलग है. अगर मैं प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो अलग अलग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, है ना, और उनके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग प्लेसेस से आते हैं. अब सबके अलग अलग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं. मैनेजमेंट का सबसे पहला काम तो यह है कि वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में मिला दे. जैसे कि हर इंप्लॉय को यह समझा देना कि आप ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन आपसे नहीं है. आप ऑर्गेनाइजेशन से हैं, ऑर्गेनाइजेशन है तो आप हैं, आपसे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. ठीक है, इसीलिए इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को साइड में छोड़िए और ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की बात करिए, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की बात करिए. क्योंकि अगर ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा तो आप भी ग्रो करेंगे. तो सबसे पहला क्या करना चाहिए, इंटीग्रेशन करने की बात करनी चाहिए. अब इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव सब भी फुलफिल नहीं हो रहे, सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो फिर फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए. हेल्प्स इन अचीविंग इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स. ओके, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी. बेटा देखो, तुम्हारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, तुम्हारी कोई कंपनी है, तुम्हारा पार्टनरशिप है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, तुम्हारा एनीथिंग है XYZ. तुम इसी देश में काम कर रहे हो, इसी सोसाइटी में काम कर रहे हो, इसी सोसाइटी के लोगों को तुम एम्प्लॉय कर रहे हो, सोसाइटी के लोगों को सामान बेच रहे हो, एंड पैसा भी सोसाइटी के लोगों से ही आ रहा है. तो इस सोसाइटी के प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है या नहीं बनती है, हाँ या ना कमेंट करके बता देना कि सर बनती है. ठीक है ना. तो भैया उसे कहते हैं हम लोग डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी या सोशल ऑब्जेक्टिव्स. क्या ऑब्जेक्टिव है मेरा, सोशल ऑब्जेक्टिव है.
क्या ऑब्जेक्टिव है? सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है बेटा कि भैया हम क्या करें, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाएं, ठीक है, हम सामान अच्छा बनाएं, जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं अच्छा सामान बनाएं, उसके बाद रेट कम रहे, सर्विस अच्छी दें। हाँ भाई, हम सामान अच्छा बनाएं, सर्विस अच्छी दें, ठीक है, रेट भी कम रखें, उसके बाद मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि भैया किसी के साथ धोखा नहीं करना है, तो ये सारी चीजें भी हमारी चलती रहे प्रॉपर तरीके से। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने में हेल्प करे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में हेल्प करते हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट देने के लिए, और आपका पैसा भी कम लगे, फेयर प्राइसेस मिले। उसके बाद अगर कोई नेसेसरी आइटम है, अगर दवाइयों का बिजनेस करते हो आप, तो आपका यह भी धर्म बनता है कि आप दवाइयों को अफोर्डेबल और अवेलेबल कराओ गांव गांव तक, जनता जनता तक। ये सारे कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं जिनका हेल्प करता है मैनेजमेंट ताकि वो अचीव हो सके। चलिए अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका भैया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो यार, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं, और किसी भी मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर आता है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव, और फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो पैसा कैसे कमाएगी ऑर्गेनाइजेशन? एक कंपनी है, वो पैसा कैसे कमाएगी भैया? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेगी, पैसा कमाएगी। पैसा कमाएगी तभी तो लोगों को भी दे पाएगी ना, अपने एम्प्लॉयज को तभी तो दे पाएगी ना। तो मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कैसे ना कैसे करके अचीव करवाए। ठीक, अब आप कहोगे सर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है क्या? आप इतनी देर से कह रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव 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 ऑब्जेक्टिव, गोल गोल गोल, तो ये गोल है क्या? सबसे पहला गोल है सर्वाइवल। जब आप इंसान हो, आप अपने बारे में सोचो कि सबसे पहली चीज है आपको क्या चाहिए। आप कहोगे सर मुझे को पैसा चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए ना, ये सब कर क्यों रहे हो? जिंदा रहने के लिए। पढ़ोगे तो नौकरी करोगे, नौकरी करोगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो खाओगे, पैसे आएंगे तो पंखा चलेगा, लग्जूरियस लाइफ होगी, इसलिए तो पढ़ रहे हो ना। अगर पैसे, बहुत सारे पैसे पहले से ही पढ़ोगे शायद नहीं पढ़ोगे इतना मन लगा के, या सिर्फ डिग्री लेने के लिए पढ़ोगे। ठीक है, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, खाना आता रहे, जिंदा रहे। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, कि वो मार्केट में, इतने टफ कॉम्पिटेटिव मार्केट में, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, गला काट प्रतिस्पर्धा वाले मार्केट में, बाजार में वो जिंदा रह सके, स्टैंड आउट कर सके। समझ गए? कट थ्रोट कंपटीशन का मतलब होता है ऐसा कंपटीशन कि अगर आपने थोड़ा सा भी बैकवर्ड आए तो आप मार्केट से निकाल दिए जाएंगे। मतलब कहते हैं गला काट प्रतिस्पर्धा, कि हल्का सा भी इधर उधर हुए तो गला कटा। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है मैनेजमेंट का? सर्वाइवल, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, जिंदा रहे मार्केट के अंदर। द एसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑफ इंडस्ट्री सर्वाइवल। मैनेजमेंट मस्ट अटेम्प्ट टू अश्योर द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, कि भैया हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलता जाए, सर्वाइव करे, जिंदा रहे। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही होता है। ओके, अब इंसानों की भी बात कर लो तो उनके उसके बाद, जिंदा रहने के बाद वो क्या करते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे आप लोग कमाना चाहते हो, जैसे मैं कमाना चाहता हूं। तो प्रॉफिट से रिलेट कर लो उसको। और फिर जब हम लोग पैसा भी कमा लेते हैं तो क्या चाहिए होता है? और ज्यादा पैसा चाहिए होता है। अभी पैदल चलते हैं, साइकिल की कमी है, साइकिल ले आए, साइकिल आ गई, गाड़ी की कमी है, बाइक आ गई, बाइक की कमी है, बाइक भी आ गई, अब कार की कमी है। कहने का मतलब है ग्रोथ। पहले साइकिल से चलते थे, बाइक से चलने लगे, स्कूटी से चलते थे, अब कार से चलने लगे, कार के बाद हेलीकॉप्टर से चलने लगे, वो क्या हो जाएगी? ग्रोथ। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का बात करूं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का बात करूं, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल, मतलब अपने आप को जिंदा रखना इतने टफ कॉम्पिटेटिव मार्केट में। फिर आता है प्रॉफिट, कि आप जिंदा तो हो गए, अब आप पैसे कमाएं। एंड थर्ड वन इज बच्चों ग्रोथ। अब आपको क्या करना है? ग्रोथ करना है, ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करना है। अभी एक शहर में, अभी गांव में, कस्बे में, अब गांव तक जाएगी, गांव के बाद जिले में जाएगी, जिले के बाद पूरे शहर में जाएगी, शहर के बाद पूरे राज्य में जाएगी, राज्य के बाद पूरे देश में जाएगी। तो एक बिजनेस का हमेशा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि हम जो भी अभी कर रहे हैं उसका और दुगने तिगने लेवल पे कर सके और बड़े तरीके पे कर सके। दैट इज ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से चलिए शुरू करते हैं। सर्वाइवल मैंने आपको बता दिया कि कॉम्पिटेटिव मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है, आउट नहीं होना है जल्दी। पुअर सर्वाइवल, हाँ भाई, पुअर सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट। सिर्फ सर्वाइवल सफिशिएंट नहीं है, मैनेजमेंट को पैसे कमाने पड़ेंगे। मैनेजमेंट शुड मेक श्योर दैट द कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट। Profit is crucial for meeting the cost and uncertainties of a business concern.
प्रॉफिट बेटा बहुत क्रूशियल है कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए और अनसर्टेनिटीज को आगे ओवरकम करने के लिए। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है जिसको हम जानते ना हो, जिसके बारे में ऐसी कोई घटना अगर आगे घट जाती जाती तो दैट इज अनसर्टेनिटी। तो एक मैनेजमेंट का काम होता है कि प्रॉफिट ऐसे अचीव हो कि भैया कॉस्ट भी हमारी निकलती रहे, जो हम लगा रहे हैं वो भी निकलता रहे, और अनसर्टेनिटी से भी हमारा बिजनेस बचा रहे। फिर आते हैं बच्चों ग्रोथ पे। देखो ग्रोथ हो गई, फिर आते हैं ग्रोथ पे। अब आपने पैसे कमा लिए, अब आपको लॉन्ग रन में चांसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। कंसर्न टू डेवलप, पढ़िए देखिए क्या लिखा हुआ है। अ फर्म रिक्वायर्स टू ऐड टू इट्स चांसेस इन द लॉन्ग रन फॉर दिस इट इज नेसेसरी फॉर द कंसर्न टू डेवलप। अगर फर्म आगे लॉन्ग रन में ग्रो करना चाहती है तो उसको अभी ही कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे उसका डेवलपमेंट इंश्योर हो सके। टू प्रिवेल इन द बिजनेस मैनेजमेंट मस्ट यूटिलाइज एडिक्वेटली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द फर्म। और बेटा अगर बिजनेस में बने रहना है तो ग्रो करना पड़ेगा, एक लेवल अप करना पड़ेगा, एक लेवल और अप करना पड़ेगा, रोज के रोज के रोज। आपको अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो आज अगर आप 2 घंटा पढ़ाई करते हो तो आपको अपना कल लेवल अप करना पड़ेगा। अगर 2 घंटा रोज करोगे तो लेवल सेम रह जाएगा और बाकी बच्चों से पिछड़ जाओगे, ठीक है ना। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में भी काम होता है, ठीक है बच्चों। अब बात करने वाले हैं सोशल ऑब्जेक्टिव की। मैंने आपको बताया सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आता है। समाज की भलाई के लिए काम करना, सोशल वेलफेयर के लिए काम करना, जैसे कि भैया जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना, कम्युनिटी के लिए कुछ कर देना, अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए स्कूल वगैरह खोल देना, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट बेचना, फेयर रेट पे बेचना, पोल्यूशन वगैरह ना करना। ठीक है भैया, ये नहीं कि भैया तुम कोई सामान बनाते हो केमिकल तो उसको तुम नदी में छोड़ रहे हो, पोल्यूशन ना करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव की बात करें तो मैंने आपको बताया कि हर इंसान जो बिजनेस में है उसका अपना अलग अलग बैकग्राउंड है, उसका अपना एक्सपीरियंस है, उसका अपना ऑब्जेक्टिव है और उसकी अपनी पर्सनैलिटी है। तो हर इंसान का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में काम करना, लेकिन धीरे धीरे वो अपने ऑब्जेक्टिव भी अचीव करने लग जाता है तो उसके ऑब्जेक्टिव भी लग जाता है कि हाँ भाई हमको और ज्यादा ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। दे ऑल बिकम पार्ट, हाँ, they all become part of the establishment to meet their several demands. They differ from economic necessities such as ambitious perk and salaries, social obligations such as equal attention and higher demands. देखो बेटा एक बिजनेस में हर तरीके के लोग हैं, किसी को सैलरी ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो किसी को परक्विजिट चाहिए, कुछ अदर बेनिफिट चाहिए, किसी को इंश्योरेंस चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, है ना। और कुछ लोगों को ना पैसा चाहिए ना घर गाड़ी चाहिए, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए इंडिविजुअल ग्रोथ, कि हमारी ग्रोथ हो। ग्रोथ का मतलब होता है प्रमोशन हो जाए, हमारा औहदा, हमारी रिस्पेक्ट, हमारी इज्जत बढ़े, हमारा रुतबा बढ़े, ठीक है। तो बेटा आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पे बाद में ध्यान देना है, उससे पहले आपको सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे ध्यान देना है। सोशल ऑब्जेक्टिव से पहले आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पूरे होते रहे। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अगर पूरे होंगे तो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएंगे एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाएंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे, फर्स्ट नंबर पे किसको रखना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। जब पेपर में ये क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखना है, फिर सोशल के बारे में लिखना है और फिर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो उसमें सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले सर्वाइवल, फिर प्रॉफिट और फिर ग्रोथ। पहले ग्रोथ मत लिख देना पेपर में, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं बच्चों मैनेजमेंट एज अ साइंस, आर्ट और प्रोफेशन की। तो ये आप तब तक चार्ट पढ़ लीजिए, ठीक है। ये चार्ट आप एक बार देख लीजिए, एक बार रीड आउट कर लीजिए एक मिनट के अंदर अंदर। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस और प्रोफेशन क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट के लेवल्स क्या हैं एंड देन फिर हम लोग पढ़ेंगे कि भाई क्या कोऑर्डिनेशन होती है। तो अभी हमारे 3 टॉपिक बचे हुए हैं एंड 3 टॉपिक्स वी हैव कंप्लीटेड टिल नाउ। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने अभी तक मैनेजमेंट के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को देख लिया है। मैनेजमेंट एक साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है, ये देख लिया है। सॉरी, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है डेफिनेशन देख ली है, मैनेजमेंट के फीचर्स देख लिए हैं, मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस देख लिए हैं एंड मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स देख लिए। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट या मैनेजमेंट क्या है, व्हाट इज मैनेजमेंट, ये हम कवर कर चुके हैं। अब हमको छोटे छोटे 3 टॉपिक कवर करने हैं, साइंस, आर्ट, प्रोफेशन, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन। ओके, तो बात करते हैं मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। सबसे पहले यार ये समझ लो कि मैनेजमेंट, आपको कमेंट करके बताना है कि आपको क्या लगा पढ़ाई करने के बाद कि मैनेजमेंट ज्यादा क्या है। मैनेजमेंट विज्ञान ज्यादा है, मैनेजमेंट एक कला ज्यादा है या मैनेजमेंट एक व्यवसाय ज्यादा है। देखो मैनेजर जब कोई बनता है
तो उसके लिए कोई बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। या आपके अगर दिमाग में ऐसा है कि यार एमबीए करना पड़ेगा मैनेजर बनने के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस किसी फर्म में, किसी कंपनी में मैनेज करने का है, आपने कुछ लाइफ में अचीव किया है, तो आप आसानी से कहीं भी मैनेजर बन सकते हैं। तो अब हमें यह डिसाइड करना होगा कि यार मैनेजमेंट एक्चुअली में है क्या। क्या मैनेजमेंट साइंस है? क्या मैनेजमेंट को हम जिस प्रकार से करते हैं वो साइंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है क्या? क्या मैनेजमेंट कला है या आर्ट है? मतलब कि मैनेजमेंट जो है एक आर्ट की तरह, एक आर्ट फॉर्म की तरह है, जहां पे आपकी क्रिएटिविटी, जहां पे आपकी पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, या फिर मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? प्रोफेशन का मतलब ये है कि मैनेजमेंट भाई एक कमाने का मतलब इनकम का एक सोर्स है, बस आपको जाना है एंड अपनी नौकरी करके आना है, दैट इज मैनेजमेंट। तो क्या है आपको ये डिसाइड करना है। हालांकि मैं आपको सपोर्टिंग पॉइंट्स यहां पे बता सकता हूं। देखो यार, अगर मैं साइंस को देखता हूं, तो चलिए शुरू करते हैं, साइंस से शुरू करते हैं, मैनेजमेंट एंड साइंस। तो मैनेजमेंट ऐसा साइंस के जो फीचर्स हैं उनको जरा यहां पे एक बार पढ़िएगा। यहां पे लिखा हुआ है सबसे पहला, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस यानी कि विज्ञान एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। इस बात को तो आप एक्सेप्ट करते होंगे। आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए अगर आपको साइंस या विज्ञान के बारे में जानना है। अब भाई विज्ञान के बारे में जानने का क्या मतलब है बेटा? देखो, अभी कोविड-19 का समय आया था, तो आप मुझे बताओ कि इंडिया के साइंटिस्ट और जितने भी विदेशों के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वैक्सीन डेवलप की, चाहे वो कोवैक्सीन हो, वो कोविशील्ड हो, या फिर वो स्पुतनिक वी हो रशिया की। तो क्या साइंटिस्टों ने एक ही दिन में डेवलप कर दिया होगा वो वैक्सीन? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनको टाइम लगा होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक नॉलेज का इस्तेमाल किया होगा, जो उनका पास्ट एक्सपीरियंस है, जो उनकी पास्ट नॉलेज है, जो वो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं साइंस को, उसका इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि साइंस एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज तो है ही। उसके बाद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस में ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा आपको। भाई देखो, सबसे पहले जब एक वैक्सीन डेवलप की जाती है तो उसको पहले जानवरों पे टेस्ट किया जाता है, फिर उसको कहीं जाके और मतलब उसको क्लियरेंस मिलती है, फिर वो जाके इंसानों पे ट्रायल होता है, एंड देन फिर वो जाके मार्केट में निकल के आती है। तो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। भाई अगर आपको मान लो आपको बोला जाए वैक्सीन डेवलप करने के लिए, तो आपको अपनी नॉलेज तो चाहिए, उसके अलावा आपको पेशेंस चाहिए, आपको टाइम चाहिए। जैसे किस वेदर में वो सर्वाइव करेगी वैक्सीन। आपको पता है कि कोई भी वैक्सीन होती है वो कूलिंग मतलब माइनस के टेम्परेचर में रखी जाती है, मतलब उसको जो है ठंडा किया जाता है। आपने इंजेक्शंस वगैरह देखे होंगे, वो भी डॉक्टर्स फ्रिज में रखते हैं, मतलब वो ठंडा, मतलब कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिनको ठंडा करके रखा जाता है। तो अब ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये कीन ऑब्जर्वर का काम है कि देखे कि भैया कौन सी मेडिसिन कौन से टेम्परेचर में काम कर रही है, कौन से क्लाइमेटिक कंडीशन में काम कर रही है। तो आपको कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स तो आप जानते ही होंगे, आपने साइंस की किताबों में आपने कुछ नहीं तो कम से कम 10 तक तो साइंस पढ़ा ही है। वहां पे आपको अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स जरूर करवाए गए होंगे। फिर आता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है भाई, तो कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में क्या आता है? यहां पे आता है कि भैया साइंस में एक होता है कारण और एक होता है उसका इफेक्ट, मतलब उसका प्रभाव। जैसे कि अगर मैं कहूं कि भैया बारिश होगी तो कीचड़ होगा, आग लगेगी तो धुआं निकलेगा, तो बारिश और आग क्या है? वो कॉज है, और कीचड़ और धुआं क्या है? वो इफेक्ट है, कॉज से होने वाला इफेक्ट। अब साइंस में भी आपको कॉज और इफेक्ट दोनों ही चीजें देखनी पड़ती हैं, मेजर करनी पड़ती हैं। वहीं एज इट इज साइंस के जितने भी प्रिंसिपल हैं, चाहे वो न्यूटन का दिया हुआ हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी हो, न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन हो, या कोई भी ऐसा अदर साइंस का जो भी प्रिंसिपल है ना, वो भैया यूनिवर्सली वैलिड है, वो दुनिया में हर कहीं माना जाता है। अब पहले ये बताया जाता है कि भैया जो धरती है वो ना सूरज की ओर नहीं घूम रही है, सूरज धरती के चारों ओर घूम रहा है। जब साइंस का, विज्ञान का उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो लोग कहते थे सूरज घूमता है, क्योंकि सूरज निकलता है और फिर ढलता है, तो लोगों को लगा पृथ्वी वहीं रहती है, सूरज ढलता रहता है, ठीक है, घूमता रहता है। बाद में पता लगा सूरज एक ही जगह है, पृथ्वी घूम रही है। तो फिर पता चला भैया, और फिर मतलब दिन और रात कैसे हो रही है, तो पता चला कि भैया पृथ्वी अपने एक्सिस पे भी घूम रही है। या आपने साइंस में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। तो जब ये चीज की मतलब इसका इन्वेंशन हुआ या इसके बारे में बताया गया, तो वो दुनिया भर में हर कहीं यूनिवर्सली वैलिड है। या धरती गोल है, जब ये बताया गया होगा, या आग कैसे जलेगी, जब ये बताया गया होगा, जब किसी भी चीज के पीछे का रीजन साइंस में बताया जाता है, तो यूनिवर्सली वैलिड हो जाता है, वो पूरी दुनिया में वैलिड हो जाता है।
ठीक है, जैसे बिग बैंग थ्योरी के बारे में बात कर ले, सूरज के बारे में बात कर ले, चंद्रमा के बारे में बात कर ले, ये सारी चीजें जो विज्ञान में आती हैं वो यूनिवर्सली वैलिड होती हैं। तो अब आते हैं मैनेजमेंट से, इसको जरा रिलेट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले, क्या मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है? बिल्कुल है बेटा, मैनेजमेंट की पढ़ाई थोड़ी बहुत तो आपको करनी ही पड़ेगी, थोड़ा बहुत मैनेजमेंट का ज्ञान आपके अंदर होना ही चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट में भी लोगों के ऊपर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब मैनेजमेंट इज ऑल रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। मैनेजमेंट किसका करोगे भाई? आप मटेरियल्स का करोगे, ह्यूमन रिसोर्स का करोगे, फाइनेंशियल रिसोर्स का करोगे और फिजिकल रिसोर्स का करोगे। मटेरियल, मशीन, पैसा और ह्यूमंस। बेसिकली आपको ह्यूमन से ही रिलेट करनी है सारी चीजों को। तो भैया मैनेजमेंट में भी आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि इस इंसान को मैंने ये काम दिया, इसने किया या नहीं किया। जैसे कहा भी जाता है कि अगर आपके पास कोई काम हो किसी को देने के लिए, तो उसको दो जो बिजी हो, उसको मत दो जो खाली हो, क्योंकि जो खाली होगा वो खाली रहेगा, वो कभी काम नहीं करेगा। जो बिजी होगा वो एक काम को निपटाने के बाद दूसरे काम पे लग जाएगा। तो अब ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ये आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा कि भाई मेरा ये प्लान था और इसका ये असर पड़ रहा है, राइट। तो आपको अपने प्लान्स को एक बार क्या करना पड़ेगा? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि ये मैंने प्लान किया तो ये आउटकम आया, मुझे इतना प्रॉफिट हुआ, उतना प्रॉफिट हुआ। ये सारी चीजें यू हैव टू ऑब्जर्व एंड यू हैव टू कॉन्टिन्यूअसली एक्सपेरिमेंट ऑन द थिंग्स, राइट। अब इसके बाद आता है कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप पे। भैया मैनेजमेंट की बात की जाए तो मैनेजमेंट में भी कॉज और इफेक्ट कहीं ना कहीं देखा जाता है। कॉज, भाई कॉज क्या था कि कोरोना वायरस आया और लॉकडाउन लगा, कोविड-19 की बीमारी आई और लॉकडाउन लगा, ये था कॉज। और हमारी बिजनेस फेस पे क्या इफेक्ट पड़ा? ये था इफेक्ट। यूनिवर्सली वैलिड की बात करें तो भैया हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल और एफडब्ल्यू टेलर के प्रिंसिपल्स यूनिवर्सली वैलिड तो है ही, ठीक है। लेकिन यहां पे बात ये की जाती है कि क्या एग्जैक्ट साइंस है मैनेजमेंट? तो बेटा ये मैं आपको बात बता देता हूं कि मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है, ठीक है। मैनेजमेंट एक क्या है? मैनेजमेंट एक सॉफ्ट साइंस है, समझ गए? सॉफ्ट साइंस मतलब एग्जैक्ट साइंस नहीं है भैया। साइंस की तरह 100% साइंस नहीं कहा जाएगा मैनेजमेंट को, क्योंकि हेनरी फ्योल ने खुद अपने प्रिंसिपल के साथ ये लिखा है कि माय प्रिंसिपल्स आर सजेस्टिव बट लॉन्ग इन नेचर, दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, दे कैन बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बदले जा सकते हैं, उनको समय के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अपने हिसाब से बदल सकते हो हमारे प्रिंसिपल्स को। एफडब्ल्यू टेलर ने भी अपने जो किताब थी उसमें ये लिखा हुआ है कि भैया हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आप ढाल सकते हो। उसके अलावा एफडब्ल्यू टेलर ने एक बात और कही है इस चीज के बारे में कि एफडब्ल्यू टेलर की किताब को अवार्ड मिला है बेस्ट मैनेजमेंट बुक ऑफ द 20th सेंचुरी। किसने दिया है अवार्ड? एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट ने अवार्ड दिया है, जो उनकी किताब है द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो भैया ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्सली वैलिड तो है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट काम नहीं करते हैं। आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उनको बदलना पड़ेगा। अब आते हैं बच्चों और बात करते हैं सबसे पहले मैनेजमेंट एज आर्ट की। मैनेजमेंट एक कला है क्या? तो पहले कला के 2-4 फीचर्स देख लेते हैं। अगर मैं किसी आर्ट को बेटा समझाना चाहूं तो आर्ट मतलब होता क्या है? आर्ट मतलब सबसे पहला होता है, आर्ट में होती है थ्योरेटिकल नॉलेज। अब आप कहोगे सर कला में कैसी थ्योरेटिकल नॉलेज होती है? बेटा होती है। आप कभी भी फाइन आर्ट्स के बच्चों से बात करिएगा जो स्केचिंग या ड्राइंग करते हैं, वो आपको समझाएंगे कि भैया किस तरीके से हमको थ्योरेटिकल नॉलेज भी दी जाती है। जैसे अगर कोई कैनवस होगा तो आपको अगर फेस की स्केचिंग करनी है तो कितने कैनवस पे करोगे, अगर सीनरी बनानी है तो किस कैनवस पे करोगे, क्या उसके मेजरमेंट होने चाहिए फेस के और नोज के, आईज के क्या मेजरमेंट होने चाहिए, ये सब आपको पहले पढ़ाया जाएगा। तो थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में होती है, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में भी होती है जो आप अभी पढ़ रहे हो, ठीक। पर्सनल स्किल्स की बात की जाए तो बेटा देखो, मैं कहूं कि भाई अरिजीत सिंह एक प्लेबैक सिंगर है। प्लेबैक सिंगर का क्या मतलब है? क्या पहले कभी अरिजीत सिंह ने किसी और के गाने नहीं गाए होंगे? बिल्कुल गाए थे। अरिजीत सिंह ने किसी और के गाने गाए होंगे, ठीक है, अपने करियर की शुरुआत में। लेकिन आज अरिजीत सिंह खुद के गाने गा रहे हैं। एंड इसी तरह से होता है म्यूजिक कंपोजर, वो अपना खुद का म्यूजिक निकालता है, जो पीछे से मतलब लय देते हैं ना, ठीक है, तो वो पीछे की जो सुर लय ताल होती है वो खुद की बनाई हुई होती है, वो किसी की कॉपी की हुई नहीं होती है। तो भैया वो जो म्यूजिक कंपोजर है वो उसकी पर्सनल स्किल्स है कि वो म्यूजिक को, वो उस गाने को, 4 लाइनों को किस म्यूजिक में डाल रहा है, क्या उसकी सुर लय ताल बना रहा है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब यह कि भैया आर्ट में कहीं ना कहीं पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आपको कोई आर्ट, स्केचिंग, ड्राइंग करना सिखा देगा, बट आप एक दिन ऐसा आएगा प्रैक्टिस करते करते आप खुद की ड्राइंग बनाने लगोगे, कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप इमेजिन करोगे एंड देन आप उसको कागज पे उतार दोगे। तो भैया कहीं ना कहीं पर्सनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आर्ट में मांगता है क्रिएटिविटी, ठीक है भाई,
तो आर्ट में क्रिएटिविटी जरूरी है, ये तो आप 100% मान लो। क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, नहीं तो आप आर्ट नहीं कर पाओगे। कला, कोई भी कला हो बेटा, अगर आप गिटार बजाने की बात करते हो, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको सुर की समझ होनी चाहिए, आपको खुद की जो गाने हैं उनको कंपोज करने की क्रिएटिविटी होनी चाहिए। गाने गा रहे हो तो खुद के गाने, मतलब गाने में आप नया क्या कर सकते हो, अंतरे में क्या सुर लगा सकते हो, तो वो क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, कला की बात की जाए। एंड अगर मैं परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस की बात करूं तो भैया इंग्लिश अंग्रेजी की कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस यानी कि करत करत अभ्यास थे जड़मती हो तो सुजान। कहने का मतलब यह कि भैया आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आप परफेक्शन की ओर जाते हैं, कला की बात की जाए। एंड अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड नॉलेज, प्रोफेशन। अब ये प्रोफेशन क्या होता है, कुछ एक एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे भैया डॉक्टर एक प्रोफेशन में आता है, डॉक्टरी, और लॉयर एक प्रोफेशन में आता है। अगर मैं टीचर की बात करूं तो वो एक प्रोफेशन में आता है, और अगर मैं आपको इंजीनियर की बात करूं तो ये एक प्रोफेशन में आता है। ये चारों लोग आपको कोई सामान नहीं बेच रहे हैं, ये चारों लोग आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर के पास जाते हो, इलाज करवाते हो, डॉक्टर अपनी नॉलेज, अपनी ट्रेनिंग, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल करके आपका इलाज करता है। टीचर अपनी स्किल, अपनी एजुकेशन, अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करके आपको पढ़ाता है। लॉयर आपको क्या देता है बेटा, इंसाफ दिलवाता है अपनी ट्रेनिंग और अपनी एजुकेशन के बेसिस पे। तो सबसे पहले प्रोफेशन के लिए जरूरी है आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना। भाई डॉक्टर को एमबीबीएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इंजीनियर को बीटेक करना पड़ेगा, बीएससी करना पड़ेगा, एमटेक करना पड़ेगा, लॉयर को एलएलबी करना पड़ेगा, एलएलएम करना पड़ेगा, बार काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ेगा। सेम एज इट इज डॉक्टर का भी अपना लाइसेंस होता है। टीचर, जो भी सब्जेक्ट का टीचर है उसको उसके बारे में एजुकेशन होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भैया नॉलेज आपको चाहिए, फिर आपकी फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग चाहिए होगी। भैया कोई भी डॉक्टर है, कोई भी डॉक्टर है 4 साल एमबीबीएस करता है, 4th ईयर में ट्रेनिंग होती है। आप सीए की बात कर लीजिए, अगर सीए को भी एक प्रोफेशन मानते हैं तो भैया सीए में भी 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम लोग आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप भी कहते हैं। जब आप अपना सीए का दूसरा जो स्टेप है वो निकालते हो, जिसको सबसे पहले वाले को कहते हैं सीपीटी, दूसरा वाला होता है आईपीसीसी और तीसरा वाला होता है फाइनल। जब आप आईपीसीसी निकालते हो, मतलब सेकंड स्टेज को पार करते हो, तो आपको 3 साल की फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, जिसको आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप भी कहते हैं। फिर आप जाके फाइनल निकालते हो, एंड देन फिर लंबे सफर के बाद आप सीए बनते हो। तो कहीं ना कहीं फॉर्मल एजुकेशन और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी है। सर्विस मोटिव की बात की जाए, ये सारे लोग सर्विस देते हैं, पैसा तो कमा ही रहे हैं, डॉक्टर पैसा तो कमा ही रहे हैं, टीचर पैसा तो कमा ही रहे हैं, इंजीनियर पैसा तो कमा ही रहे हैं, लेकिन बेटा उसके पहले इनका सर्विस मोटिव होता है कि हम लोगों को क्या दे सके, सर्विस दे सके। ये कोई सामान नहीं बेच रहे हैं। एंड दे शुड बी लिंक्ड टू सम स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे सीए को सीए कब माना जाएगा, जब वो आईसीएआई से डिग्री प्राप्त करेगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है। ऐसी लॉयर को बार काउंसिल का लाइसेंस मिल जाता है, डॉक्टर को मैनेजमेंट एसोसिएशन का लाइसेंस, मेडिकल एसोसिएशन का लाइसेंस मिल जाता है। तो भैया स्टैट्यूटरी बॉडी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पे वही सारे सपोर्टिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। मैनेजमेंट एज साइंस की बात करते हैं तो वही सारी चीजें लिखी हुई है कि मैनेजमेंट एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसको आप साइंस क्या है, एक सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, जिसको आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आप उस नॉलेज को कैसे प्राप्त करेंगे, एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके। साइंस की जो नॉलेज है, साइंस की जो पढ़ाई है, वो आप एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साइंस के जो प्रिंसिपल है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओके, सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो गया, एंड यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का एक और चीज बता देता हूं कि साइंस इसके ऊपर टोटली बेस्ड है। साइंस इज बेस्ड ऑन कॉजेस एंड इफेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा फैटी फूड खाता है, फास्ट फूड खाता है, तो वो क्या कर लेगा, एक्स्ट्रा वेट पुट ऑन कर लेगा। अगर आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हो और कोई काम नहीं करते हो, फिजिकल एक्टिविटी आपकी जीरो है, तो आप पुट ऑन कर लोगे एक्स्ट्रा वेट को। ये हो गया मैनेजमेंट एज अ साइंस। और अब बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ आर्ट की। चारों वही पॉइंट लिखे हुए हैं, परफेक्शन थ्रू प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, पर्सनल स्किल्स एंड थ्योरेटिकल नॉलेज। अब बच्चों बात करते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन की। सेम 4 पॉइंट, स्टैट्यूटरी बॉडी, सर्विस मोटिव, फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एंड स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सबसे पहले नॉलेज की बात करें तो भैया आपके पास एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, दैट कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शन। आपको उसकी पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर बात करते हैं फॉर्मल एजुकेशन की। आपको ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी, जैसा यहां पे लिखा हुआ है, अ डॉक्टर नीड्स, यहां पे लिखा हुआ है, अ डॉक्टर नीड्स टू प्रैक्टिस हिज नॉलेज बिफोर प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू द पीपल। एक डॉक्टर को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने से पहले क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। मतलब लोगों का इलाज करने से पहले उसको ट्रेनिंग दी जाती है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस में देखा होगा, एक डेड बॉडी पे वो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, कुछ जानने की कोशिश कर रहे होते हैं।
सर्विस मोटिव की बात की जाए तो भैया प्रोफेशन का मेन काम है कि वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट को सर्व कर सके। डॉक्टर के लिए उसका क्लाइंट कौन है? उसका पेशेंट। टीचर के लिए क्लाइंट कौन है? स्टूडेंट्स। लॉयर के लिए क्लाइंट कौन है? क्लाइंट ही है, जो उसके पास इंसाफ की आशा करते हुए आ रहा है, पैसे दे रहा है। स्टैट्यूटरी बॉडी की बात की जाए तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा? आपको किसी ना किसी स्टैट्यूटरी बॉडी से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। एंट्री रेगुलेट हो जाती है, आपको पहले सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा एंड आपको कोड ऑफ कंडक्ट भी पालन करना पड़ता है। जैसे टीचर का अपना पढ़ाने का एक तरीका हो सकता है, बट टीचर कैन नेवर फॉरगेट हिज कोड ऑफ कंडक्ट। टीचर की अपनी एक मर्यादा होती है, अपनी एक आप कह सकते हो बातचीत करने का एक ढंग होता है। सेम गोज विद डॉक्टर, सेम गोज विद लॉयर एंड सेम गोज विद इंजीनियर एज वेल, राइट। तो अब बच्चों बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है। देखो अगर कायदे से देखा जाए मेरे हिसाब से तो भैया मैनेजमेंट आर्ट ज्यादा है, फिर आता है मैनेजमेंट प्रोफेशन ज्यादा है, और फिर आता है मैनेजमेंट साइंस। मतलब अगर मैं नंबरिंग दूं तो आर्ट को पहले नंबर पे दूंगा, प्रोफेशन को दूसरे नंबर पे दूंगा और साइंस को तीसरे नंबर पे दूंगा, ठीक है। उसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। ओके जी, अब बात करते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स की। जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं मेरे पीछे एक लड़की है जो सबसे ऊपर बैठी है, मतलब वो कौन हो जाएगी? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगी। फिर ये दो लड़कियां और हैं जो बिल्कुल बीच वाली सीढ़ी पे है, मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट। और ये जो दो बच्चे टाइप के लोग आपको लग रहे हैं, छोटी छोटी टाइप पहनी हुई है इन्होंने, ये जो है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं। अब सर ये मैनेजमेंट के लेवल होते क्या है? बहुत सिंपल सी बात है। आप समझो कि आप एक कंपनी के मालिक हो, आप अपने नीचे 10 लोगों को मैनेज करते हो। 10 लोगों को मैनेज करना आसान है, 20 लोग चल जाएगा, 30 लोग चला ही लेंगे, 40 लोग दिक्कत हो जाएगी फिर भी मैनेज कर लेंगे, 50 लोग और दिक्कत होगी, 100 लोग असंभव, 200 लोग बिल्कुल असंभव, हो ही नहीं पाएगा। स्ट्रांगली डिसएग्री। कहने का क्या मतलब है कि भैया जब आपके नीचे लोग बढ़ते जाएं, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग बढ़ते जाएं, तो आपको उनको मैनेज करने के लिए भी लोगों की जरूरत पड़ेगी। भाई मैनेज कौन करेगा? रोबोट थोड़ा मैनेज करेगा, इंसान मैनेज करेगा। मैं अगर अपनी कंपनी का मालिक हूं तो शुरुआत में मैं 10 लोगों को मैनेज कर सकता हूं, 50 लोगों को मैनेज कर सकता हूं, लेकिन जैसे जैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी, 1000, 2000, 1500, 3000, 4000, 5000, 10,000 इंप्लॉइज जब मेरी कंपनी में हो जाएंगे तो मुझे और लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उन सबको मैनेज करने के लिए और अपना काम निकलवाने के लिए। बाकी मैनेज क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है, वो मैंने आपको इसी वीडियो में पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो भैया जो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी वो आपको एक लेवल मेंटेन करना पड़ेगा कि इसका मेन काम क्या होगा, टॉप वाले का, जैसे इनका मेन काम क्या है, और इन दोनों का मेन काम क्या है, मिडिल वालों का मेन काम क्या है, और लोअर वालों का मेन काम क्या है। आपको काम डिसाइड करने पड़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिसाइड करनी पड़ेंगी, स्टेटस डिसाइड करना पड़ेगा और अथॉरिटी भी डिसाइड करनी पड़ेगी। मतलब पावर टू कमांड, कमांड देने की जो पावर है वो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास कितनी पावर है, कितनी अथॉरिटी है। सबसे पहले बात करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ है भाई जनरल मैनेजर जो होता है भैया वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में जीएम भी बोलते हैं। तो ये आ जाता है टॉप लेवल में, ठीक है। अब इनका यहां पे लिखा हुआ है हैज कंसिडरेबल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ लॉट ऑफ अथॉरिटी। भैया इनके पास फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है एंड बहुत सारी अथॉरिटी भी है लोगों को कमांड देने की। अगर मैं मैनेजर या सीनियर मैनेजर की बात करूं तो ये दोनों ही लोग मिडिल लेवल में आते हैं। किस में आते हैं? मिडिल लेवल में। कोई एक डिपार्टमेंट के ये मैनेजर होंगे, मान लीजिए ये जो है मैनेजर है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, और ये जो सीनियर मैनेजर हैं ये हैं आपके सेल डिपार्टमेंट के। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? मिडिल लेवल में आ जाएंगे। एमएल लिख दिया मैंने, एमएल बोले तो मिडिल लेवल। जैसे कि सुपरवाइजेस एम्प्लॉइज डायरेक्टली, ये सुपरवाइज करते हैं एम्प्लॉइज को। एंड सीनियर मैनेजर का काम क्या होता है कि भैया इनके पास फाइनेंशियल अथॉरिटी होती है अदर देन मैनेजर्स। पहले आता है जनरल मैनेजर, फिर आता है सीनियर मैनेजर, फिर आता है मैनेजर। मतलब अगर मैं नंबरिंग कर दूं तो पहले नंबर पे ये आएंगे, दूसरे नंबर पे ये आएंगे, तीसरे नंबर पे ये आ जाएंगे। अब आते हैं लोअर लेवल पे, यहां पे आते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर सुपरवाइजर। सबसे पहले तीसरे के बाद कौन आ जाएगा? ये आ जाएंगे चौथे, प्रोजेक्ट मैनेजर, जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। ओके जी, मतलब कोई प्रोजेक्ट मिला, मान लीजिए कि 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, ये एक हमारा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने किसी मैनेजर को हायर कर लिया कि प्रोजेक्ट अब मैनेजर तुम ही रहोगे, ठीक। और 5वें नंबर पे मतलब सबसे नीचे कौन आ जाएगा? सुपरवाइजर आ जाएगा, जो फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट होते हैं, बिल्कुल फर्स्ट लेवल, जो एम्प्लॉइज और वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। अब चलिए एक बार और डिटेल में देख लेते हैं कि भाई ये अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, एक बार डिटेल में देख लेते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो भैया लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एक लाइन ऑफ डिमार्केशन है, मतलब कि एक ऐसी लाइन है बंटवारा करने की
किसके बीच में बंटवारा हो रहा है? मैनेजरियल पोजीशंस के बीच में बंटवारा हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले भैया एक लाइन है बंटवारे की। बंटवारा किसके बीच में हो रहा है? बंटवारा हो रहा है आपके मैनेजरियल पोजीशंस का। कहां पे? एक ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैनेजरियल पोजीशन है, एंड 3 लोगों में बंटवारा होगा, मतलब 3 स्टेजेस निकल के आएंगे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। इसके बाद ये लिखा हुआ है जैसे जैसे लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको मैनेजमेंट के जो लेवल्स है उनको भी बढ़ाना पड़ेगा। द नंबर ऑफ लेवल्स इन मैनेजमेंट इंक्रीजेस व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस एंड वर्कफोर्स इंक्रीजेस। जैसे जैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट बढ़ेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे वर्कफोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी आपको बढ़ाने पड़ेंगे। और पता ये लगता है कि जितने भी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे मान लीजिए ये है, ये है, ये है, तो इनकी चेन ऑफ कमांड कितनी है, मतलब ये किसको कमांड दे सकते हैं, किससे ऑर्डर लेना है, किसको ऑर्डर देना है, किससे ऑर्डर लेना है, ये पता लगेगा। तो कमांड की कहीं ना कहीं बात हो रही है। ठीक है, आप ऐसे कर लो कि ये लो, मतलब ये तीनों लोग किसको सबसे पहले देखते हैं? कमांड। उसके बाद इनके पास क्या आता है? अथॉरिटी आती है। और फिर इनके पास क्या आता है? इनके पास स्टेटस आता है। 3 चीजें आती हैं। कमांड का मतलब हम मतलब कह सकते हैं ऑर्डर, पावर, ऑर्डर देने की पावर आपके हाथ में कितनी है ऑर्डर देने की, या अथॉरिटी आपके हाथ में कितनी है, या स्टेटस आपके हाथ में कितना है, कितना स्टेटस है, कितना रुतबा है, कितना आपका जो रुतबा है, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग आपकी कितनी रिस्पेक्ट करेंगे, कुर्सी की पावर समझते हैं ना, वो हो जाएगी। ठीक है भाई, तो आपको लेवल ऑफ मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट बेसिकली कुछ नहीं है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? लाइन ऑफ डिमार्केशन है, बंटवारे की लाइन है 3 मैनेजमेंट के पार्ट्स में, और ये बताती है कि उनको वो किसको ऑर्डर दे सकते हैं, किससे ऑर्डर लेना है, उनका स्टेटस क्या होगा, और उनकी अथॉरिटी मतलब पावर उनके पास कितनी होगी। अच्छा, अगर मैं आपको लाइन ऑफ डिमार्केशन के बारे में और बताऊं कि भैया ये इमेजिनरी लाइन क्या होती है, तो सबसे पहले बेटा ये देखिए, ये एक हमारा ग्लोब है, अर्थ है। आपने ग्लोब देखा होगा बचपन में, ग्लोब आपके घर में होगा भी, और आपने एटलस की किताबें पढ़ी होंगी। वहां पे लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल लाइन दी होती है, देखा होगा आपने ऐसे करके। ठीक है, तो बेटा अगर मैं खास तौर पे देखूं तो क्या ये लाइनें एक्चुअली में धरती पे हैं? नहीं, ये लाइनें नहीं है धरती पे, ये लाइनें इमेजिनरी हैं, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोलते हैं, जिसमें आपका इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, और आर्कटिक सर्किल, एंटार्क्टिक सर्किल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। ये इमेजिनरी लाइंस क्यों बनाई गई हैं? ये इमेजिनरी लाइंस बनाई गई हैं ताकि भैया कोऑर्डिनेट्स का पता लग सके कि धरती की लोकेशन एंड वेदर वगैरह का अपडेट हो सके, दैट्स इट। और इसके अलावा किसी भी चीज के बारे में ये लाइनें हमको नहीं बताती हैं। चलो, तो भैया कुछ इसी तरीके से क्या हो जाता है, आपका लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी हो जाता है। अब बात करते हैं बेटा इस डायग्राम के बारे में। ये डायग्राम आपने पहले भी कहीं ना कहीं अपनी किताब में देखा होगा, या मेरे पार्ट्स वाली वीडियो में जरूर देखा होगा। अगर मैं बात करता हूं इस पूरे डायग्राम की, तो यहां पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा कि टॉप मैनेजमेंट सबसे ऊपर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उससे नीचे, और लोअर मैनेजमेंट उससे भी नीचे आता है। फिर आता है आपका वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जो एक्चुअली में एम्प्लॉइज, जो लेबर्स आपके यहां काम कर रहे हैं। ओके, तो बात करते हैं भैया सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट की। साफ पता लग रहा होगा कि टॉप लेवल मैनेजमेंट वो लोग होते हैं जो सबसे ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जिनकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा होती है, जिनके पास राइट टू कमांड सबसे ज्यादा होता है, और जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबसे ज्यादा होती है। तो भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन लोग आते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स आते हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स आते हैं, चीफ टेक्नोलॉजिकल ऑफिसर्स आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, प्रेसिडेंट और चीफ सेल्स ऑफिसर्स भी आते हैं। ठीक है, ये इनके कुछ नाम मैंने आपको बताए। अगर मैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करूं, तो भैया मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मान लीजिए जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके जो सीईओ है, जो बिल्कुल मालिक है, वो आ जाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट में, एमडी, प्रेसिडेंट। उसके बाद आपका सीईओ, सीएमओ, सीटीओ, सीएफओ, सीएसओ, और इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये सारे लोग किस में आ जाएंगे? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के क्या हो जाएंगे? बिल्कुल मालिक हो जाएंगे। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात की जाए तो आप ऐसा समझो कि भैया आपके ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है। बोले तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट,
और आपका परचेज डिपार्टमेंट। तो ये जो है मान लीजिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन करते हैं, सेल वाले सामान को बेचते हैं, मार्केटिंग वाले एडवर्टीजमेंट वगैरह पे ध्यान देते हैं, एंड प्रोडक्ट वाले परचेज वाले रॉ मटेरियल परचेज करते हैं। तो इनका अपना अलग मैनेजर होगा, इनका अपना अलग मैनेजर होगा, इनका अपना अलग मैनेजर होगा, और इनका अपना अलग मैनेजर होगा। तो ये चारों जो मैनेजर है ना अलग अलग डिपार्टमेंट के, वो कहां आ जाएंगे? वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आ जाएंगे। और सबसे नीचे कौन आएगा? लोअर और ऑपरेटिव मैनेजमेंट, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है वर्कफोर्स के। तो इनके नाम एक बार देख लेते हैं। मार्केटिंग मैनेजर, परचेज हेड, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर या ब्रांच मैनेजर। जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी ब्रांच का कोई मैनेजर है, फाइनेंस कौन संभालेगा? फाइनेंस मैनेजर संभालेगा। लोअर ऑपरेटिव में देखते हैं कौन कौन आता है। सुपरवाइजर आते हैं, फोरमैन आते हैं, इंस्पेक्टर आते हैं, जूनियर मैनेजर आते हैं और क्लर्क आते हैं। ठीक है, ये सारे ही लोग क्या करते हैं? वर्कफोर्स को डायरेक्टली मैनेज करते हैं, वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देते हैं, एंड वर्कफोर्स को समझाते हैं कि भैया कौन सा काम कैसे करना है। अब यहां पे आपको ये पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी हमें उन दो लाइनों के बारे में बात करनी है जो आपको लेफ्ट और राइट में नजर आ रही होगी। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा अथॉरिटी। अथॉरिटी देखो बेटा, ऊपर से नीचे आ रही है, टॉप मैनेजमेंट से शुरू हो रही है एंड लोअर मैनेजमेंट तक आ रही है। कैसे आ रही है? क्योंकि अथॉरिटी सबसे ज्यादा किसके पास होगी? टॉप मैनेजमेंट के पास। ये डेलीगेट कर देंगे मिडिल लेवल को, मिडिल लेवल थोड़ी अथॉरिटी डेलीगेट कर देगा लोअर लेवल को। और बिना डेलीगेशन के काम तो होना नहीं है, बिना डेलीगेशन के आप काम तो कर नहीं सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेलीगेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या हो जाती है? डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है टॉप मैनेजमेंट से मिडिल मैनेजमेंट की तरफ, मिडिल से लोअर मैनेजमेंट की तरफ। इसीलिए अथॉरिटी का जो लाइन है वो ऊपर से लेकर नीचे तक आ रहा है। अगर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो भैया देखो, सबसे कम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोअर की होती है। लोअर मैनेजमेंट को क्या वेलफेयर के बारे में देखना है? ये देखना है कि हमारी कंपनी कैसे जा रही है? नहीं, उसको देखना है सिर्फ अपने इंप्लॉइज को। समझ रहे हो? एम्प्लॉयज के बारे में समझना है, एम्प्लॉयज क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, गलत सही क्या हो रहा है, तो वो उसको देखना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करूं तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को क्या करना है? टॉप मैनेजमेंट की बात लोअर तक और लोअर की बात टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचानी है। इसके अलावा मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अपने फंक्शन है, वो हम अभी आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट की होती है। और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है सबसे जरूरी? कि भैया इसलिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों होती है, उसके दो तीन पॉइंट हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर को यही लोग देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करती रहे, जिंदा रहे, उसका जिम्मेदारी किसके पास होती है? इनके पास होती है। प्लानिंग कौन करते हैं? यही लोग करते हैं। रिसोर्सेज को लेके कौन आते हैं? यही लोग लेके आते हैं। तो भैया कहने का क्या मतलब है कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि अगर ये है तो ये बाकी दोनों हैं, और अगर ये नहीं तो बाकी दोनों भी नहीं। पूरा चार्ट बच्चों समझ में आ गया होगा आपको, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट का। चलिए तो अब बात करते हैं बिना रुके टॉप लेवल मैनेजमेंट की। ये सारे मैंने आपको नाम बता दिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात की जाए, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स की बात की जाए, जनरल मैनेजर कहा जा सकता है, प्रेसिडेंट, मैनेजिंग डायरेक्टर कहा जा सकता है, एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट हैज ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटीज। इनके पास पूरी पूरी अथॉरिटी होती है, और इसी अथॉरिटी के दम पे ये अपने शेयर होल्डर्स या ओनर्स को रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं। मैंने आपको पार्ट वाले में भी एक एग्जांपल दिया था, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो आपके गूगल की बात की जाए तो गूगल के जो सीईओ हैं वो है सुंदर पिचई। कौन है? सुंदर पिचई। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया सुंदर पिचई जो है वो कौन हुए? वो बिल्कुल टॉप लेवल मैनेजमेंट में हुए। सुंदर पिचई इंडियन है, काफी ज्यादा फेमस है, काफी ज्यादा स्मार्ट है और यंग है। ठीक है, तो सुंदर पिचई सीईओ है हमारी गूगल के, एंड गूगल का जो ओनर है वो सीईओ मतलब सुंदर पिचई नहीं है। सुंदर पिचई ओनली एंड ओनली मैनेजमेंट के लेवल्स में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन सुंदर पिचई को भी तो किसी को जवाब देना पड़ेगा ना। किसको देना पड़ेगा? गूगल के ओनर्स को और गूगल के शेयर होल्डर्स को। ठीक है भाई, अब चलिए बात कर लेते हैं फटाफट से मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, उनको डिटरमाइन कौन करेगा, ऑब्जेक्टिव्स को तय कौन करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए कुछ पॉलिसीज बनाई जाएंगी, कौन बनाएगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। एक्टिविटीज, कौन सा इंसान कौन सा काम करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? टॉप लेवल मैनेजमेंट। रिसोर्सेज को असेंबल कौन करके लाएगा? फिजिकल रिसोर्स मतलब कि लैंड, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब कौन लाएगा? टॉप लेवल। पैसा कौन लाएगा? कैपिटल कौन लाएगा? टॉप लेवल। तो रिसोर्सेज लाने की जिम्मेदारी किसकी? टॉप लेवल मैनेजमेंट की। वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल कौन करेगा?
कि भैया काम अच्छे से जो हमने दिया है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो काम इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस WIP है, वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मान लीजिए किसी बिल्डिंग को बनाने में 5 साल लगता है, तो 5 साल तक देखना पड़ेगा कि काम हमारे हिसाब से हो रहा है या नहीं। अप्रूविंग बजट, बजट को कौन अप्रूव करता है? भैया एक ऑर्गेनाइजेशन में बिना टॉप लेवल मैनेजमेंट के इजाजत के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, 1 रुपए भी आप खर्च नहीं कर सकते हो बिना इनकी जो है अप्रूवमेंट के। तो भैया इनको हर एक बजट को अप्रूव करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के सर पे होती है। बात करते हैं कि भैया क्या फंक्शंस होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के, तो इनके नाम मैंने आपको बता दिए। डिविजनल हेड, डिपार्टमेंटल हेड, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशन मैनेजमेंट आर इंक्लूडेड इन मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इनके फंक्शंस की बात कर लेते हैं। जो पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बनाई हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन में इंटरप्रेट कौन करेगा, बताएगा कौन? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान ही बताएगा। ठीक है कि भैया जो पॉलिसीज हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने बना दी हैं उनको हम ऑर्गेनाइजेशन में पूरी बात पहुंचाएंगे और एम्प्लॉयज को से काम निकलवाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सेटअप, कौन सा सामान कहां होगा, परचेज डिपार्टमेंट कहां बैठेगा, सेल डिपार्टमेंट कहां बैठेगा, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कुछ एक्टिविटीज हमको करनी पड़ेंगी, ये सारे काम मिडिल लेवल मैनेजमेंट देखेगा। एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने का काम भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट का ही होता है। जो इंटरव्यू लिया जाता है ना, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही इंटरव्यू लेता है, सिलेक्शन टेस्ट लेता है, एंड ये सारा जितना प्रोसेस है स्टाफिंग का कौन करता है? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान ही करता है। इंस्ट्रक्शंस इशू करने का काम कि भैया कैसे होगा, क्या होगा, भैया व्हाट टू डू एंड हाउ दे हैव टू डू इट, क्या करना है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कौन बताएगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान बताएगा। एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड रखने का काम कौन करेगा? बेटा मोटिवेशन के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट नहीं आएगा, मोटिवेशन किसको देना पड़ेगा? मिडिल लेवल के बंदे को देना पड़ेगा। किसको किसको? लोअर लेवल मैनेजर्स को और एम्प्लॉयज को, ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो सके। मतलब मोटिवेशन बराबर तरीके से कौन देगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही देगा। क्रिएटिंग कॉपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास हो, यह कौन देखेगा? यह आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान देखेगा। क्रिएटिंग कॉपरेशन, cooperation among different divisions is required to successfully achieve company's objectives and this is done by middle level managers। कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हर डिपार्टमेंट या हर डिवीजन या हर ग्रुप में कोऑर्डिनेशन हो, ये कौन देखेगा? आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का इंसान ही देखेगा। चलिए अब बात करते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट की। लोअर लेवल मैनेजमेंट के नाम मैंने यहां पे लिखे हुए, पढ़ लीजिए एक बार। इनको सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज सुपरवाइजरी या ऑपरेटिव लेवल मैनेजमेंट। इनके नाम है सुपरवाइजर्स, फोरमैन, सेक्शन ऑफिसर्स, सुपरिटेंडेंट एटसेट्रा। ये सारे इनके नाम हो जाते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के। अब बात करते हैं इनके फंक्शंस की, फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवियंसेस। हमारे वर्कर्स को, हमारे एम्प्लॉयज को, हमारे लेबर्स को अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई शिकायत है, तो किसको बताएंगे? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को बताएंगे। प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट, ठीक है, प्रॉपर वर्किंग इन्वायरमेंट मतलब कि प्रॉपर काम करने के जितने भी रिसोर्सेज है वो ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं है। जैसे कि मटेरियल है, रॉ मटेरियल है या नहीं है, मशीन है या नहीं है, प्रॉपर टूल्स प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। और अरेंजमेंट ऑफ वाटर, पानी पीने वाला कौन लाएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही ध्यान देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की व्यवस्था, वेंटिलेशन की व्यवस्था मतलब साफ हवा की व्यवस्था और साफ सफाई की व्यवस्था कौन देखेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट का इंसान ही देखेगा। वर्कर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स यूज करते हैं, तो उनकी सेफ्टी को कौन इंश्योर करेगा? लोअर लेवल इंश्योर करेगा, ठीक है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हेल्प कौन करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट हेल्प करेगा। किसमें? रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, प्रमोशन में, इन सारी चीजों में। सजेशन एम्प्लॉयज से कौन मांगेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट मांगेगा कि भैया कोई सजेशन हो, कोई बात हो तो बताओ, हम पहुंचाएंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट तक। कौन कहेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट का इंसान ही कहेगा। फिर आते हैं क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन। ह्यूमन रिलेशंस मतलब संबंध अच्छे कौन बना के रखेगा वर्कर से? वो भी आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट बना के रखेगा। एंड संबंध बनाना बहुत जरूरी है, रिलेशंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा अगर वर्कर गुस्सा हो गए ना और 2 दिन के लिए हड़ताल पे चले गए अगर, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर सारा प्रोडक्शन ठप हो जाएगा और नुकसान के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।
तो वर्कर्स के साथ प्रॉपर रिलेशन बना के रखना, ताकि आगे जाके कोई भी लड़ाई, कोई झगड़ा ना हो। ये कौन देखेगा? ये भी आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट ही देखेगा। चलिए जी, अब बात करते हैं एंड मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेशन। ओके बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं यार, ये कोऑर्डिनेशन होता क्या है। देखो, जब भी मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ा रहा होता हूं तो बच्चों का एक सवाल निकल के आता है, सर कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में फर्क क्या है। तो आज सबसे पहले उसी सवाल को समझा देता हूं। इस सवाल से ही शायद आप पूरा अंदाजा ले लेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले देखो, कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट है। कोऑपरेशन पहले अलग अलग कर लो। कोऑपरेशन, आप अपना ऑपरेशन कर रहे हो, मैं अपना ऑपरेशन कर रहा हूं, मतलब आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूं, हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। कोऑपरेट का मतलब है कि हम लोग साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं, दैट इज कोऑपरेशन। अगर मैं कोऑर्डिनेशन को एक्सप्लेन करूं तो ऑर्डिनेशन और कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मतलब कि भाई जब एक बच्चा वीडियो गेम खेल रहा होता है तो वो देखता है मॉनिटर की तरफ, लेकिन हाथ चलाता है रिमोट कंट्रोल पे। जब कोई बच्चा आप कह सकते हो वो जो बैटरी से चलने वाली कार होती है, जब वो चला रहा होता है तो देखता है कार की तरफ और हाथ में पकड़ता है रिमोट। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं, या आप मान लो कोई ड्रोन उड़ा रहे हो या आप रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो, तो देखोगे हेलीकॉप्टर को, हाथ आपके चलते रहेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं हैंड और आई कोऑर्डिनेशन। हैंड और आई कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसी प्रकार से होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब यह है कि भैया जो लोग आपस में काम कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेट होकर काम करें, एक दूसरे की मदद करें, पूछ लें कि तुम क्या काम कर रहे हो और मैं क्या काम करने जा रहा हूं, ताकि डुप्लीकेशन ऑफ वर्क ना हो, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अमन सर आपके अकाउंट्स पढ़ाते हैं। मान लीजिए अमन सर ने सोचा कि यार बिजनेस स्टडीज का कोई क्लास ले लेते हैं। अब उन्होंने भी कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया, मैंने भी कोऑर्डिनेशन पढ़ा दिया, तो इसमें क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स हो गया। सेम चीज दो टीचर्स ने एक ही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा डाली, तो यहां पे क्या हो गया? डुप्लीकेशन हो गया। इसका मतलब मेरे और अमन सर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। अब अगर हम कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो वो कोई और टॉपिक पढ़ाएंगे और मैं कोई और टॉपिक पढ़ाऊंगा, दैट इज कोऑर्डिनेशन। जिससे टाइम वेस्ट ना हो, रिसोर्स वेस्टेज ना हो एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। सबसे मेन बात यह है कि हमारा ऑब्जेक्टिव जो अचीव है मेरा और अमन सर का, वो अचीव हो जाए। कोऑर्डिनेशन हम इसलिए तो करते हैं, बातचीत, कोऑर्डिनेशन। यहां पे आप देख सकते हैं कि जितने भी अलग अलग लोग हैं, इन सबका एक ही मोटिव है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। कुछ थ्योरेटिकल ज्ञान भी ले लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। कोऑर्डिनेशन एक मैनेजमेंट का फंक्शन है जिसको हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। नोट कर लीजिएगा बच्चों, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम लोग एसेंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं, विच इंश्योर्स दैट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ग्रुप्स वर्क इन सिंक्रोनाइजेशन। ये इंश्योर करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग ग्रुप एक साथ मिलकर सिंक्रोनाइजेशन में काम करेंगे। इसमें यूनिटी ऑफ एक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जो भी एक्शन ले रहे हैं उसमें एकता हो, उसमें यूनिटी हो। किसके बीच में? एम्प्लॉइज के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में और ग्रुप्स के बीच में। अगर आप कोऑर्डिनेशन रखेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हार्मोनी बनी रहेगी। हार्मोनी का मतलब है शांति, पीस, भाईचारा, एकता बना रहेगा, ठीक है, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। कोऑर्डिनेशन किसी भी ग्रुप के लिए, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी 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 नेसेसरी। बट अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो कोऑर्डिनेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप खाना पका रहे हो और आप 4-5 लोग मिलकर खाना पका रहे हो, पहले सब्जी में तेल गर्म होकर जीरा पड़ना था, आपने क्या किया? पहले सब्जी ही डाल दी, ठीक है, आपने पहले मसाले ही डाल दिए, कोऑर्डिनेशन नहीं था। कोऑर्डिनेशन होके चलेगा तो आपको पता लगेगा भैया किसको तेल डालना है, किसको जीरा डालना है, किसको सब्जी डालनी है, किसको मसाले डालने हैं, किसको नमक डालना है। समझ रहे हो ना? तो जहां पे 4-5 लोग होंगे वहां पे कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी, जहां पे लोग ही नहीं होंगे और वहां पे कोऑर्डिनेशन की कोई जरूरत, कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये हो गया भैया आपका कोऑर्डिनेशन। बात करते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन के क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन का फीचर जो निकल के आता है वो निकल के आता है टीम स्पिरिट को इनकरेज करना। कोऑर्डिनेशन अगर आपके अंदर होगी तो आपके अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होगी।
अगर मैं इंडिया के 11 खिलाड़ियों की बात करूं क्रिकेट टीम के, तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन होता है, उनको पता होता है कि पहले नंबर पे कौन जाएगा, ओपनिंग कौन करेगा, फिर दूसरे तीसरे नंबर पे कौन जाएगा, चौथे नंबर पे कौन जाएगा, तो इनके उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, कौन पहले जाएगा, कौन बॉलिंग पहले करेगा, ओवर कौन फेंकेगा। और सब सुनते किसकी बात है, अपने कैप्टन की, मतलब अपने लीडर की। सेकेंड पॉइंट है डायरेक्शन। बेटा डायरेक्शन की बात की जाए तो इंडियन क्रिकेट टीम की बात की जाए तो भैया एक ही डायरेक्शन है, मैच जीतना है, बस बात खत्म। डायरेक्शन एक ही है, ऑब्जेक्टिव एक ही है। तो एक दिशा में आगे बढ़ना कौन बताएगा, कोच और कैप्टन बताएंगे, सबको उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। मोटिवेशन बना रहेगा। बेटा अगर आप कोऑर्डिनेटेड होकर काम करेंगे तो आपको अगर आलस भी आ रहा होगा तो आप अपने टीम मेंबर को देख के कहेंगे कि अरे यार वो देखो वो इंसान तो काम कर रहा है, मैं ही आलसी पड़ा हुआ हूं, मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर रहा हूं। ये गलत बात है। आपके अंदर मोटिवेशन भी आएगा, रिसोर्सेज का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाएगा, वेस्टेज नहीं होगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स जल्दी से अचीव हो जाएंगे। अगर आप कोऑर्डिनेट करके चलेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स इजीली और जल्दी अचीव हो जाएंगे। 100% केसेस में ऐसा नहीं होगा। हां यह है कि अगर आप कोशिश करते रहोगे तो ऑब्जेक्टिव जरूर आपके अचीव होंगे। ओके बात करते हैं इंप्रूव्स रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप कोऑर्डिनेट होकर चलोगे, अगर आप एक साथ चलोगे, एकता में चलोगे, हार्मोनी बनाओगे तो आपके रिलेशंस भी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूव होंगे, एफिशिएंसी आपकी बढ़ेगी एंड ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी इंप्रूव होगी। कहीं ना कहीं जो गुडविल समझते हो, अच्छी इमेज, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की अच्छी इमेज भी बन जाएगी। लास्ट में बच्चों हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का, ठीक है। और हमारा फिर ये लास्ट टॉपिक होने वाला है आज के इस वन शॉट का, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। सबसे पहले बात करते हैं भैया कोऑर्डिनेशन के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोऑर्डिनेट होकर चलोगे तो आपके एक्शंस में यूनिटी रहेगी, एकता रहेगी, ठीक है। जो भी आप एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रहे हो आप एकता में कर पाओगे। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वेस्टेज बिल्कुल नहीं करना है, वेस्टेज नहीं होना चाहिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। कौन इंश्योर करेगा, आपका कोऑर्डिनेशन ही इंश्योर करेगा। टाइम और कॉस्ट दोनों ही वेस्ट नहीं करनी है। कोऑर्डिनेट होकर चलोगे तो टाइम और कॉस्ट को बचा पाओगे। कोऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। टीम स्पिरिट अच्छी होगी, लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट बिल्कुल नहीं होंगे और टीम स्पिरिट बढ़िया बनेगी। रिकंसिलेशन, लड़ाई झगड़े हुए तो बाद में सुलझ जाएंगे, मामला निपट जाएगा, ठीक है। मामला क्या हो जाएगा, निपट जाएगा, रिकंसिलेशन हो जाएगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है कम समय में ज्यादा काम करने की जो पावर है वो आपकी बढ़ेगी। पॉजिटिव एनर्जी आपकी बिल्ड होगी, ठीक है। पॉजिटिव एनर्जी मतलब कि भैया अगर आप सब लोग कोऑर्डिनेट होकर चलोगे, एकता रहेगी ऑर्गेनाइजेशन में। बेटा घर में ही आप देख लीजिए, अगर सारे मेंबर खुश हैं, अगर सारे मेंबर एकता में, सबकी एक दूसरे से बनती है तो पॉजिटिव एनर्जी घर में रहती है। अगर कलह कलेश हो रहा है तो फिर नेगेटिव एनर्जी बनती है। फिर आता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एसेंशियल पार्ट है आपका कोऑर्डिनेशन। एंड फिर आता है अचीवमेंट्स ऑफ गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेट होकर चलोगे तो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को अचीव कर पाओगे, जो भी आपके मैनेजमेंट ने सेट किया है। एम्प्लॉइज अगर कोऑर्डिनेट होकर चलेंगे तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बच्चों आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्लास को देखने के लिए। आई होप कि आपने एंड तक क्लास को देखा होगा। वन शॉट जो हमारे लेक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी क्लास 12th की प्रैक्टिस करने के लिए। तो प्लीज आपको क्या देखना है, आपको इसको बार बार देख लेना है जब तक आपका रिवीजन ना हो पाए। सारे नोट्स एंड सारे पीडीएफ वगैरह जो आपकी जितनी भी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हो गया है, उस पर आपको जो चैनल है उस पर जाके अपने आप को जोड़ लेना है, ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। वहां पे आपको सारी पीडीएफ, सारे लिंक्स मिलते रहेंगे क्लासेस के एंड जो भी नोट्स हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। गुड बाय।